पुष्कर को फुंकार मारते और आपस में उलझे हुए सांप बिल्कुल सामने तुम बहुत देर से फोन पर बिजी हो, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ कुछ जरूरी बात करने के लिए लेकर आया था। पुष्कर ने दबी हुई आवाज में उर्वी से कहा, जो काफी देर से फोन से सेल्फी ले लेकर अपने दोस्तों को भेज रही थी। अरे तो बोलो ना, मुझे कान से सुनना है, आंखों से थोड़ी ना। उर्वी ने फिर से कॉफी मग के साथ सेल्फी लेते हुए कहा, जो कि अभी अभी वेटर ने उसके सामने लाकर रखा था, जिसमें ब्रेकफास्ट के लिए कुछ प्लेट्स भी थी। आज वैलेंटाइन डे है और आज के दिन कोई लड़का किसी लड़की को किस लिए बाहर डेट पर लेकर आता है? तुम ये भी नहीं समझती हो क्या? पुष्कर ने फिर से उर्वी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कहा। पुष्कर बड़ी उम्मीदों से उर्वी को आज उसके मनपसंद नॉर्थ कॉम्प्लेक्स के हडसन लेन कॉम्प्लेक्स में लेकर आया था। उसके हाथ में गुलाब का फूल था और वो आज उर्वी से अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन उर्वी थी कि उसे अपने फोटोज खींचने और फिर फिल्टर लाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने से फुर्सत ही नहीं थी। उर्वी, मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ और वो ऐसे तो नहीं की जा सकती ना। पुष्कर ने फिर से झिझकते हुए उर्वी से कहा, मैं तुम्हारे दिल की बात पहले भी सुन चुकी हूँ और तुम्हें बता भी चुकी हूँ कि मुझे तुम्हारी इन फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रही बात यहाँ तुम्हारे साथ आने की, तो मेरा मन था घूमने का, तो मैं आ गई। दैट्स इट। अब इसमें इतना बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? उर्वी ने फिर से इतराते हुए पुष्कर से कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ उर्वी, और मैं तुम्हारे लिए कितना इमोशनल हूँ ये तुम अच्छी तरह जानती हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। पुष्कर ने उर्वी से कहा, यार पुष्कर, तुम तो चेपी हो जा रहे हो। अरे मैं तुम्हें समझा तो चुकी हूं ना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, फिर क्यों बार बार तोते की तरह एक ही बात की रट लगाए जा रहे हो? यही प्रॉब्लम है तो मिडिल क्लास लड़कों की। जरा सा कोई लड़की ढंग से बात क्या कर ले, बस हो जाता है तुम्हारा आई लव यू शुरू। उर्वी ने लगभग गुस्से में पुष्कर को डांटते हुए कहा। पुष्कर ने नजरें बचाते हुए अपने आसपास बैठे हुए लोगों को देखा, जिनमें से कई उसकी ओर ही देख रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें ये मिडिल क्लास की बात कहां से आ गई? और पहले तो तुम मुझसे अभी तक पुष्कर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इतने में ही उर्वी ने उसे हाथ दिखाते हुए रोक दिया और कहा, क्यों बात नहीं है मिडिल क्लास की? मैं जब से तुम्हें जानती हूं तब से तुम बस में या मेट्रो में धक्के खाते हो। अरे सोचो, अगर मैं तुमसे दोस्ती करूंगी तो मैं भी ऐसे ही ट्रैवल करूंगी। तुम्हें पता है मेरी सैंडल 4500 की है, इतने में तो तुम्हारे सारे कपड़े आ जाएंगे। वो क्या कहते हैं, इंसान को अपनी औकात के हिसाब से पैर फैलाने चाहिए, समथिंग लाइक दैट। होप यू गॉट इट नाउ। तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो उर्वी? पुष्कर की आंखों में पानी आ चुका था, लेकिन किसी तरह पुष्कर ने अपने आंसुओं को पलकों पर रोक रखा था। लेकिन उर्वी का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। उसने तपाक से कहा, बेइज्जती नहीं, तुम्हें सच्चाई बता रही हूं। मैं तुमसे बात कर लेती हूं, इतनी खुशी बहुत है तुम्हारे लिए। उर्वी आगे भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आया और वो उस मैसेज का रिप्लाई देने में बिजी हो गई। और तभी पुष्कर को भी मौका मिल गया कि वो गर्दन नीचे झुकाकर अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछ सके और छिपी हुई नजरों से आसपास मौजूद उन सभी लड़के और लड़कियों को देख सके जो इस समय उसे देखकर हंस रहे थे और कुछ उस पर तरस खा रहे थे। पुष्कर ने अपने हाथ में लिया हुआ गुलाब का लाल फूल वापस से अपनी जेब में रख लिया और फिर से नजरें उठाकर उर्वी की ओर देखने की कोशिश की, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, ना तो उर्वी की ओर देखने की और ना ही वहां से उठने की। मैं चलती हूं पुष्कर, मुझे अपने किसी दोस्त के साथ जाना है, उर्वी ने कहा और अपना बैग संभालने लगी। लेकिन तभी धीमी आवाज में पुष्कर ने कहा, मैं जानता हूं तुम किससे मिलने जा रही हो। ये वही कमीना अयान है ना? मैंने उसके मैसेजेस तुम्हारे फोन में पढ़े थे। कितनी गंदी और छिछोड़ी बातें करता है वो, और तुम उसे अपने साइज भी बता रही थी। क्या तुम्हें ऐसी बातें उसे करनी चाहिए? पुष्कर ने धीमी आवाज में उर्वी से कहा, लेकिन जैसे उसने आग में घी डाल दिया था। उसकी बात खत्म होते ही उर्वी जोर से चिल्लाई, What the hell? You creep? You bloody despo? How dare you touch my phone? उर्वी की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास जितने भी लड़के और लड़कियां खड़े थे वो सब उन दोनों की ओर ही देखने लगे और पूरे कॉम्प्लेक्स में उर्वी की आवाज फैल गई। उस ओपन रेस्टोरेंट का मालिक चक्रधर भी वहां आ पहुंचा था। देखिए, आप दोनों को लड़ाई करनी है तो प्लीज यहां से चले जाइए, यहां तमाशा मत बनाइए, मेरे बाकी कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो रही है, चक्रधर ने तेज आवाज में पुष्कर की ओर देखते हुए कहा। पुष्कर ने उर्वी को शांत होने का इशारा किया, लेकिन उर्वी का पारा बहुत हाई था। उसने अचानक ही सामने रखी हुई प्लेट्स
और वैलेंटाइन डे के डेकोरेशन के लिए रखा गया फ्लावर पॉट उठाया और जमीन पर पटक दिया। तुम आज के बाद अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना, समझे? उर्वी ने चिल्लाते हुए कहा और चल पड़ी। पुष्कर भी उर्वी के पीछे पीछे चलते हुए चिल्लाया, उर्वी रुक जाओ, रुक जाओ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। पुष्कर दौड़ते हुए उर्वी के पीछे जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी चक्रधर ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और चिल्लाते हुए कहा, अरे तू कहां जा रहा है बे? ये जो सामान टूटा है उसका पैसा तेरा बाप देगा। तमीज से बात करो, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो मुझसे? पुष्कर ने अपना हाथ चक्रधर से झड़कते हुए कहा, तमीज के साथ ही ऐसा चाटा मारूंगा ना, अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। साले 1.5 पसली तू सिखाएगा मुझे तमीज? पैसे निकाल मेरे। चक्रधर आगे बढ़ा और पुष्कर को गले से पकड़कर बोला। आसपास के सभी लोग पुष्कर का तमाशा बनते हुए देख रहे थे। लड़की पटाने चले हैं और जेब में 2 आने नहीं होते तुम जैसों के। तू यहां से जाएगा नहीं जब तक मेरे पैसे नहीं देगा, समझा? चक्रधर ने पुष्कर को गले से खींचते हुए कहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है और तू मेरी शर्ट छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। पुष्कर ने भी चक्रधर से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। सभी लोग ये तमाशा देख रहे थे। पुष्कर को बड़ी ही बेइज्जती महसूस हो रही थी। फिर अचानक ही पुष्कर ने चक्रधर से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करते हुए उसके गाल पर एक चांटा चढ़ दिया और यही पुष्कर की सबसे बड़ी गलती थी। चांटा लगते ही चक्रधर ने पुष्कर की गिरेबान तो छोड़ दी थी, मगर फिर वो आगे बढ़ा और एक जोरदार मुक्का पुष्कर के पेट में दे मारा। आह! डर से बिलबिलाता हुआ पुष्कर नीचे गिर पड़ा और अगले ही पल पुष्कर ने देखा कि चक्रधर और उसके रेस्टोरेंट में काम करने वाले उसके साथ ही लाठी डंडे लेकर उस पर टूट पड़े हैं। साले, इतनी हिम्मत हो गई तेरी? गंदी गंदी गालियां देते हुए चक्रधर और उसके 4-5 आदमी पुष्कर पर टूट पड़े थे और पुष्कर को बुरी तरह से मार रहे थे। वहां मौजूद सभी लोग पुष्कर को ऐसे पीटते हुए देख तो रहे थे, पर उनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश भी करे। प्लीज बचाइए मुझे, प्लीज कोई पुलिस को कॉल करो, पुष्कर चिल्ला रहा था। लेकिन जैसे सभी बुत बने हुए उसकी ओर देखे जा रहे थे और तभी पुष्कर के चेहरे पर चक्रधर के आदमी ने जोर से लात मारी, जिससे पुष्कर के मुंह से तेजी से खून बहने लगा। साले, मुझ पर हाथ उठाएगा तू? इतनी हिम्मत हो गई तेरी? ये आखिरी शब्द थे जो पुष्कर के कानों में पड़े और उसके बाद उसकी आंखें बंद होने लगी थी। धुंधली आंखों से वो उसी फूल को निहार रहा था जो वो उर्वी को देने के लिए लाया था और अब वो उन लोगों के पैरों के नीचे कुचला जा चुका था। आसपास के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग हटा दो और पुलिस को कॉल कर दो। कह देंगे कि वैलेंटाइन डे के दिन लड़की के चक्कर में 2 ग्रुप की लड़ाई हो गई, बाकी हमें नहीं पता किन लड़कों ने इसे मारा है। जल्दी करो, पुलिस वाले से अस्पताल पहुंचा देंगे, यहीं मर गया तो दिक्कत हो जाएगी। चक्रधर ने अपने आदमियों से कहा। इस घटना के लगभग 2 महीनों के बाद, हे महादेव, ये क्या है? मेरा पूरा शरीर लाल क्यों होता जा रहा है? ओह नहीं नहीं, क्या मैं जल रहा हूं? पुष्कर बाथरूम के शीशे के सामने खड़ा हुआ अपने शरीर को लाल रंग में बदलते हुए देख रहा था। पुष्कर आज फिर उसी कॉम्प्लेक्स में अपनी पुरानी स्कूल की दोस्त श्रावणी के साथ आया था, लेकिन यहां तक फिर से उसे वो ही दिन याद आ गया था। पुष्कर का मन इतना दुखी था कि वो भागकर टॉयलेट में आकर छुप गया, लेकिन जैसे ही पुष्कर ने बाथरूम के मिरर में अपना चेहरा देखा तो वो शॉक हो गया। अचानक ही उसे अपने शरीर में एक अलग ही प्रकार का बदलाव देखने को मिल रहा था। साहब, साहब, उफ, नहीं, मुझे छोड़ दो, कहां से आए हो तुम? ये क्या हो रहा है मुझे? अचानक ही पुष्कर को अपनी छाती और नाभि से 2 सांप निकलते हुए दिखाई दिए, जिनमें से काले और एक नीले रंग का था। ओम ओम ओम, ये शब्द पुष्कर के मुंह से ही निकल रहे थे, मगर आवाज उसकी नहीं थी। तेजी से फुंकार मारते हुए वो दोनों सांप उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। ये क्या हो रहा है मुझे? तुम कौन हो? मुझे बताओ प्लीज, क्या तुम्हें मेरे महादेव ने भेजा है? पुष्कर महादेव का भक्त था, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके शरीर में इतने खौफनाक बदलाव के साथ साथ उसके अंदर से ओम की ध्वनि भी आने लगेगी। बाहर से दरवाजा पीटने की जोर जोर से आवाज आ रही थी। ये श्रावणी की आवाज थी जो जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी, पुष्कर, क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है? ऐसे छुपकर भागने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। उधर बाथरूम के अंदर पुष्कर शीशे के सामने खड़ा था
और अपने शरीर पर उभर रहे नीले और काले रंग के बेहद डरावने सांपों की ओर देख रहा था। पुष्कर ने मिरर में देखा कि उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे कि उनमें किसी ने खून की बूंदें डाल दी हो। उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी, पैर कांपने लगे थे। और हो भी क्यों ना, अपने शरीर पर ऐसे डरावने सांपों को देखकर कौन चीख पुकार नहीं करने लगेगा। फिर अचानक ही पुष्कर की आंखें फैलने लगी और उसने देखा कि उसके दोनों कंधों पर वो दोनों सांप फन उठाए सामने की ओर ही देख रहे थे। पुष्कर सामने के मिरर में उन सांपों को अपनी ओर देखते हुए देखकर बुरी तरह से डर रहा था। पुष्कर, तुम बाहर आते हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाकर इस गेट को तोड़वा दूं? आज पूरे 2 महीने बाद तुम अपने पैरों पर खड़े हो पाए हो। कॉलेज के एग्जाम्स कुछ ही दिन में 60 होने वाले हैं। ऐसे डरपोक की तरह हर बात पर बाथरूम में छुप जाओगे तो कैसे चलेगा? और तुम अंदर बैठकर ना जाने क्या कर रहे हो? क्या मुंह दिखाओगे तुम अपने परिवार को? तुम बाहर आते हो या नहीं? श्रावणी ने तेज आवाज में पुष्कर को धमकी देते हुए कहा। लेकिन पुष्कर के कानों में श्रावणी की यह आवाज पड़ ही नहीं रही थी। वो तो इस समय उन सांपों की आंखों में देख रहा था जो सीधे उसकी ओर ही घूर रहे थे। अचानक ही पुष्कर ने उनमें से काले सांप की आंख में घूरा और पुष्कर के सामने का नजारा ही बदल गया। उसने देखा कि वो खुद एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ है, जहां ऊपर आकाश से सांपों की बारिश हो रही थी जो नीचे खाई में गिरते जा रहे थे। फुंकारे मारते हुए सांप नीचे गिरकर खाई में इकट्ठे हो रहे थे। ये बहुत ही डरावना सीन है। पुष्कर की सांसें फूल रही थी। वो वहां से हटना चाहता था, लेकिन तभी उसने ध्यान दिया कि उसके पैरों के नीचे की चट्टान धीरे धीरे जमीन में धंस रही है और वो खाई की ओर बढ़ रहा है। नहीं, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है? रोको इस चट्टान को। लेकिन चट्टान नीचे धंसती ही जा रही थी और पुष्कर और सांपों के बीच की दूरी खत्म होती जा रही थी। पुष्कर कहां है और उसके साथ क्या हो रहा है? वो काले सांप कहां से आए थे? 2 महीने तक पुष्कर हॉस्पिटल में क्यों था? क्या उर्वी पुष्कर की जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई है? जानने के लिए सुनिए ओमकारक की एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सामने नजर आ रहे थे। उसके दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक पुष्कर ने देखा कि एक बड़े आकार वाला सांप उसी की ओर अपना फन फैलाए हुए देख रहा है। पुष्कर बुरी तरह कांप रहा था। वो चिल्लाना चाहता था, मगर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। और अगले ही पल उस फुंकारते हुए लाल आंखों वाले सांप ने पुष्कर की ओर छलांग लगा दी। पुष्कर ने उससे बचने के लिए अपना हाथ लहराया और तभी कांच के टूटने की तेज आवाज आई। पुष्कर, तुम बाहर आते हो या नहीं? और कांच के टूटने की आवाज के साथ ही पुष्कर के कानों में श्रावणी की आवाज भी पड़ी। पुष्कर ने देखा कि उसके हाथ से बाथरूम का मिरर टूटकर नीचे गिर गया है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पूरे शरीर में भयंकर जलन हो रही है। आखिर हो कौन तुम? पुष्कर बड़ी मुश्किल से सांस खींचता हुआ बोला। फिर पुष्कर ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और देखा कि उसका पूरा शरीर अजीब तरह से लाल हो गया था। यह क्या है? क्या मैं जल गया हूं? पुष्कर ने खुद से कहा। पुष्कर ने आह भरी और बाथरूम के मिरर की ओर देखा, जो मकड़ी के जाल की तरह टूटकर नीचे गिर गया था। वो सांप, वो खाई, क्या था वो सब? ओह गॉड, कितना डरावना था वो सीन, पुष्कर ने कहा। पुष्कर के मुंह से निकले ये शब्द खत्म ही हुए थे कि तभी एक जोरदार आवाज के साथ बाथरूम का दरवाजा खुल गया और श्रावणी तेजी से अंदर गिरी। वो दोनों एक दूसरे के गले से चिपक गए और एक साथ जमीन पर गिर पड़े। पुष्कर को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी बाहों में बैठी लड़की से हल्की सुगंध आ रही थी। गर्म और मुलायम मांस, गुलाबी कमर और पुष्कर के हाथ श्रावणी के कमर के निचले हिस्से को जोर से पकड़े हुए थे। श्रावणी का नाजुक चेहरा, जो पहले सिर्फ गुस्से में लाल था, अब वह शर्म और गुस्से से लाल दिख रहा था, क्योंकि श्रावणी की छाती पुष्कर के सीने में धंस चुकी थी। इस समय वो दोनों एक ऐसी स्थिति में थे जिसकी श्रावणी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। श्रावणी? पुष्कर जैसे नींद से जागा हो। उसे नॉर्मल होने में थोड़ा समय लग गया था। पुष्कर के शरीर पर उभरे वो नीले और काले रंग के सांप गायब हो चुके थे। हालांकि उसे अभी तक
यह एहसास नहीं था कि उसके हाथ श्रावणी के खूबसूरत शरीर के कौन से हिस्से पर हैं। पुष्कर अभी तक भौचक्का था। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पुष्कर, तुम क्या कर रहे थे? मैं कितनी देर से दरवाजा खटखटा रही थी, श्रावणी ने दबी हुई आवाज में कहा। और उसके साथ ही श्रावणी ने खुद को पुष्कर की मजबूत पकड़ से छुटाते हुए अपनी गुलाबी मुट्ठी से गुस्सा निकालने के लिए पुष्कर की छाती पर 2 बार मुक्का मारा। हालांकि ये दोनों मुक्के श्रावणी ने अपनी शर्म छुपाने के लिए पुष्कर की छाती पर जड़े थे। उन दोनों मुक्कों के साथ ही पुष्कर को याद आया कि श्रावणी तो उसके स्कूल की दोस्त है और आज वो दोनों यहां नॉर्थ कैंपस में अपने कॉलेज में आए थे। जिसके बाद अचानक ही श्रावणी ने उससे इस कॉम्प्लेक्स में आने के लिए कहा था जहां पिछली बार वो उर्वी के साथ आया था और चक्रधर ने उसकी पिटाई की थी। अरे तुम जल्दी से अपना हाथ हटाओ। श्रावणी अचानक शर्म से चिल्ला उठी। यह एक अनजाने में हुई गलती थी। वैसे तुम मेरे ऊपर हो तो पहले तुम्हें उठना होगा, पुष्कर ने कहा। पुष्कर ने वास्तव में अपना हाथ श्रावणी के शरीर के उस हिस्से पर रखा हुआ था जहां उसे नहीं रखना चाहिए था। यह सुनते ही श्रावणी चिल्ला उठी। वह समय एक आकर्षक ऑक्टोपस की तरह पुष्कर के शरीर पर सवार थी। मैं जानती हूं यह सब किसी गलती है, श्रावणी ने खुद को संभालते हुए कहा। पुष्कर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम प्यार में टूटे हुए आशिक हो गए हो? क्या तुम्हें खुद को इस तरह बंद करके आत्महत्या करने की जरूरत है? श्रावणी उठी और शर्मनाक चेहरे के साथ पुष्कर को दोष देते हुए बोली। श्रावणी जमीन से तो उठ चुकी थी लेकिन अपने कपड़े संभालना भूल गई थी और तभी पुष्कर की नजर सीधा उसके टॉप के ऊपर के खुले बटन पर जाकर टिक गई। पुष्कर को यकीन नहीं आ रहा था कि श्रावणी इतनी बड़ी हो चुकी है। श्रावणी ने जैसे ही पुष्कर की नजरों का पीछा किया तो उसने झट से अपने टॉप का बटन बंद करने की कोशिश की, मगर बटन टूट चुका था और इस समय श्रावणी के पास शर्मा कर अपनी आंखें झुकाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी पुष्कर का ध्यान भी उसके ऊपर से हट गया। मैं टूटा हुआ आशिक हूं, पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। उर्वी सिर्फ अयान के साथ बात कर रही थी लेकिन तुम इतने मूर्ख थे कि तुमने इसे सीरियसली ले लिया। मैं कुछ समय से तुम्हें कुछ बदला हुआ देख रही हूं पुष्कर, श्रावणी ने कहा। पुष्कर ने श्रावणी की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी क्योंकि वो जानता था कि श्रावणी सच बोल रही है। कुछ ही देर पहले उसके शरीर पर गहरे काले और नीले रंग के सांप मंडरा रहे थे और अचानक ही वो सब गायब हो गए जिनके बारे में पुष्कर को खुद भी कुछ नहीं मालूम था। और तो और पिछले कुछ समय से उसके अंदर से अचानक ही ऐसी आवाजें आती थी। तभी श्रावणी ने अपने गुलाबी होंठ दांत से काटे और धीमी आवाज में शिकायती लहजे में कहा, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या अच्छा है लेकिन तुम उसके लिए इस तरह बेचैन क्यों हो? श्रावणी ने पुष्कर से कहा। लेकिन अचानक ही पुष्कर की आंखें लाल हो गईं और उसके मुंह से निकला, आज मैं इस चक्रधर का खून पी जाऊंगा। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो पुष्कर? अरे तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ओह, तुम्हारी आंखें? श्रावणी ने अचानक ही पुष्कर के उस बदले हुए रूप को देखा। पुष्कर बाथरूम से बाहर निकल चुका था और उसके कदम चक्रधर की ओर बढ़ चुके थे। फुंकार मारते काले और नीले सांप पुष्कर के दोनों कंधों पर फिर से आ चुके थे। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने चक्रधर को मार दिया तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुझे उसका खून नहीं करना है। पुष्कर ने अपने कंधे पर बैठे सांप को फुंकारते हुए देखकर कहा। पुष्कर के कहते ही काला सांप उसके कंधे से उड़ते हुए सीधे उसकी आंखों के सामने आ गया और बोला, अब तुम हमारे संरक्षण में हो, तुम्हें अपने बदले को पूरा करना ही होगा। काले सांप ने पुष्कर से कहा, मैं उसे अपने तरीके से समझा दूंगा क्योंकि अगर तुमने उसे जान से मार दिया तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। पुष्कर ने कहा, ठीक है, पर अगर तुम पर फिर से हमला होता है तो हमें उस हमले का जवाब देना ही होगा, फिर चाहे उसमें किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। काले सांप ने पुष्कर से कहा, लेकिन किसने दिया तुम्हें यह आदेश? कौन है जो मेरी मदद करना चाहता है? पुष्कर ने उस फुंकारते हुए सांप से पूछा। अभी इस बात का समय नहीं आया है, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। यह कहकर पुष्कर के कंधे पर बैठा वो सांप गायब हो गया था और अब पुष्कर चक्रधर के सामने आ पहुंचा था। चक्रधर, तुझे क्या लगा?
मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुझे अपने किए की कीमत चुकानी होगी। कमीने, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुष्कर ने चक्रधर के सामने आने के बाद जोर से चिल्लाते हुए कहा, अबे तू फिर आ गया? लगता है पिछली बार तू भूल गया है। पिछली बार तो सिर्फ तेरी हड्डियां तोड़ी थी, इस बार तेरी अर्थी यहां से निकलेगी। साले डेढ़ पसली। चक्रधर ने कहा, वो तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि मेरी अर्थी निकलेगी या तेरी हड्डियां टूटेंगी। पुष्कर ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, देख, आज मुझे परेशान मत कर, मुझे और भी बहुत काम है। इतना कहकर चक्रधर अपने मोटे शरीर को लेकर फिर से कुर्सी पर बैठ गया और पुष्कर पर ताना मारते हुए बोला, पैसे तो तुम्हारे जैसे फकड़ों के पास होते नहीं, फिर क्यों मुंह उठाकर यहां चले आते हो? पुष्कर चक्रधर के सामने खड़ा हुआ था और अपने अंदर के उस खौफनाक और भयंकर तूफान को शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पुष्कर जानता था कि उसके अंदर की यह ताकत चक्रधर और उसके आदमियों को खत्म करने के लिए काफी है। अचानक ही पुष्कर ने अपने आराध्य शिव शंकर को याद किया। हे महादेव, मैं इसका खून नहीं करना चाहता, प्लीज मेरे अंदर के इस गुस्से को शांत कर दो, वरना आज मेरे हाथों अनर्थ हो जाएगा। फिर पुष्कर ने चक्रधर से कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे सामान की क्या कीमत है और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हारे सामान का हर्जाना भर सकूं, लेकिन तुम अपनी नहीं बल्कि उस सड़े हुए आदमी अयान के शब्द बोल रहे हो। यह सुनते ही चक्रधर शांत हो गया था, लेकिन तभी कुछ सोचते हुए वो गुस्से में खड़ा हो गया और तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, मिस्टर अयान को बीच में क्यों लाते हो? तुम्हें क्या लगता है कि अयान से उसकी गर्लफ्रेंड छीनना कोई मजाक है? खैर, मैं तुम्हें यह बात अच्छे से बता देना चाहता हूं बेवकूफ लड़के, अगर तुमने मिस्टर अयान और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच में आने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जान मेरी नहीं, तुम्हारी जाएगी। तुम इस रेस्टोरेंट की आड़ में कौन कौन से काम करते हो उन सब की जानकारी है मेरे पास। तुम सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि चोरी छुपे शराब भी बेचते हो, पुष्कर ने चिल्लाते हुए कहा था और उसकी बात सुनते ही चक्रधर के चेहरे का रंग बदलने लगा था। लेकिन पुष्कर यही नहीं रुका और वो आगे बोला, लेकिन सिर्फ शराब ही नहीं, और क्या क्या नशे की चीजें तुम कॉलेज के लड़के लड़कियों को सप्लाई करते हो, मुझे सब पता है। चक्रधर की आंखें फैलने लगी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि पुष्कर उसके बारे में इतना कुछ जानता है। ठीक है, आज से पहले जो भी हमारे बीच में हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ, और मैं भी भूल जाता हूं, और अपनी पिछली गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। चक्रधर ने बात को संभालते हुए पुष्कर से कहा, ठीक है, अब मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है जब तक कि तुम खुद मेरे रास्ते में नहीं आते हो, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, पुष्कर ने चक्रधर से कहा। पुष्कर वापस जाने के लिए मुड़ चुका था, क्योंकि उसे अभी यह पता लगाना था कि उसके शरीर के साथ यह अजीबोगरीब घटना क्यों हो रही है। लेकिन जैसे ही पुष्कर बाहर जाने लगा, तभी चक्रधर के रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक लड़की तेजी से भागती हुई वहां आ गई और चिल्लाते हुए बोली, सर, एक बूढ़ी औरत कैबिन में बेहोश हो गई है, आप जल्दी चलिए। लेकिन पुष्कर ने उस लड़की की बात को अनसुना करके बाहर जाने का मन बना लिया था, मगर जैसे ही वो बाहर आया तो उसे श्रावणी कहीं भी दिखाई नहीं दी। अरे, लड़की कहां गई? अभी तो मैं उसे यहीं पर छोड़कर गया था, पुष्कर ने कहा। पुष्कर ने रेस्टोरेंट के अंदर देखने की कोशिश की तो उसने देखा कि श्रावणी उसी ओर भागी चली जा रही है जहां वो बूढ़ी औरत बेहोश हो गई थी। पुष्कर भी ना चाहते हुए उसी ओर चल पड़ा। श्रावणी, तुम यहां क्या कर रही हो? चलो यहां से, मैंने चक्रधर से समझौता कर लिया है, पुष्कर ने श्रावणी के पास जाकर कहा। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह तुम चक्रधर की ओर गए थे मैं तो डरी गई थी, तुम बहुत ही गुस्से में लग रहे थे, श्रावणी ने राहत की सांस लेते हुए पुष्कर से कहा। पुष्कर जानता था कि श्रावणी उसकी उस रुद्र रूप की बात कर रही थी जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता था। पुष्कर तो बस यही जानता था कि आज उसने कितनी मुश्किल से अपने आप से चक्रधर को बचाया था। तभी पुष्कर के कानों में उस बूढ़ी औरत के पति की रोने की आवाज पड़ी। देखो ना पुष्कर, इस बूढ़ी औरत को क्या हो गया है? ये बेचारी बेहोश हो गई है, श्रावणी ने सामने फर्श पर बेहोश लेटी हुई बूढ़ी औरत की ओर इशारा करते हुए कहा। पुष्कर ने आंख उठाकर उस बूढ़ी औरत और उसके पति की ओर देखा। उसके साथ में उसका पति विलाप कर रहा था और बाकी लोग खड़े हुए डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़ी औरत अपनी सांसें खो चुकी है। क्या पुष्कर उस बूढ़ी औरत की जान बचा पाएगा? क्या पुष्कर अपने शरीर में हो रहे इस बदलाव के बारे में जान पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
अचानक ही उस बूढ़ी औरत की ओर देखते हुए पुष्कर को फिर से अपने शरीर में बदलाव की वही तरंग महसूस होने लगी जो कुछ देर पहले बाथरूम में हो रही थी। ओह स्वीट हार्ट, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जा सकती। पहले मुझे जाना था, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। पुष्कर के कानों में उस बूढ़े आदमी के रोने की आवाज पड़ रही थी। पुष्कर ने दबी हुई आवाज में खुद से कहा, कहां हो तुम? अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है। अचानक ही पुष्कर को लगा कि उसकी नसों में बहने वाला खून तेजी से दौड़ने लगा है और उसके दिमाग में तेज ऊर्जा का संचार होने लगा है। डॉक्टर और नर्स आ चुके थे और डॉक्टर ने उस बूढ़ी औरत को मृत घोषित कर दिया था। साथ में खड़ी हुई नर्स ने सफेद कपड़ा उस बूढ़ी औरत के ऊपर डाल दिया और सभी को पीछे हटने का निर्देश दिया, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मुंह से कुछ मत बोलना, बस चुपचाप देखते रहो और अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। काले सांप के शब्द पुष्कर के कान में सुनाई दिए। अचानक ही पुष्कर आगे बढ़ा और उसने उस बूढ़ी औरत के चेहरे से सफेद कपड़ा हटा दिया और उसकी नब्ज पकड़कर देखने लगा। अरे कौन है लड़का? ये पागल है क्या? वो औरत मर चुकी है, डॉक्टर ने चिल्लाते हुए कहा। उसने अपने साथियों को इशारा किया और पुष्कर को एक और हटाने के लिए कहा, लेकिन पुष्कर के कानों में किसी और की कोई भी आवाज नहीं पड़ रही थी। उसने उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और कुछ मंत्र बुदबुदाए और कुछ ही देर में पुष्कर को एहसास हुआ कि उसके शरीर में उठता हुआ तेज गर्म उफान उस बूढ़ी औरत के शरीर में प्रवाह होने लगा है। श्रावणी और चक्रधर के साथ साथ बूढ़ी औरत का पति भी पुष्कर की ओर घूर रहा था। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि यहां क्या हो रहा है। जब वो औरत मर चुकी है तो पुष्कर क्यों सभी लोगों का समय बर्बाद कर रहा है? उधर पुष्कर अपने मन के अंदर उठती हुई तेज ओम के उच्चारण की ध्वनि को साफ साफ सुन सकता था। इस समय अचानक ही उसे अपनी आंखों के सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई देने लगा जो किसी ऊंचे पर्वत पर बैठकर तेज आवाज में ओम का जाप कर रहा था। उस बूढ़े आदमी की वेशभूषा किसी अघोरी के जैसी थी और जो काले और नीले सांप पुष्कर को अपने कंधों पर दिखाई देते थे, वो ही सांप उस अघोरी के कंधों पर भी लिपटे हुए थे। अघोरी का रंग बिल्कुल काला था। उसके गले में रुद्राक्ष की बड़ी सी माला थी और बड़ी बड़ी दाढ़ी ने उसके पूरे चेहरे को ढका हुआ था। पुष्कर को लगातार अपने कानों में उस अघोरी के द्वारा बोले जा रहे मंत्र सुनाई पड़ रहे थे। फिर अचानक ही अघोरी के गले में लिपटे हुए सांप ने तेज फुंकार मारी और उधर घबराते हुए पुष्कर ने आंखें खोल दी। पुष्कर ने देखा कि बूढ़ी औरत की सांसें लौट आई और उसके मुंह से तेज खून की उल्टी हुई है। वो बूढ़ी औरत जो कुछ समय पहले अपनी सांसें छोड़ चुकी थी, वो उठकर बुरी तरह खांस रही थी। ये तो चमत्कार है, ये कैसे हो सकता है? आसपास खड़े सभी लोग, यहां तक कि डॉक्टर और उसके साथ आई हुई नर्स भी अचंभित थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ही एक मरी हुई औरत जिंदा कैसे हो सकती है। ओह, तुम जिंदा हो गई स्वीट हार्ट। छोटे बच्चे, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने ये कैसे किया? मैं और मेरा परिवार आज से तुम्हारे एहसानमंद है। बूढ़ा आदमी लगातार अपनी बीवी से लिपटकर रोते हुए पुष्कर से सभी बातें कह रहा था। उधर चक्रधर और श्रावणी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि कुछ समय पहले मौत के मुंह में जा चुकी औरत को पुष्कर ने वापस से जिंदा कर दिया है। लेकिन पुष्कर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे उस अघोरी बाबा की शक्ल धुंधली धुंधली सी याद आ रही थी, जिसे उसने कुछ ही देर पहले अपने मन के अंदर देखा था। बेशक यहां मौजूद लोगों की नजरों में यह कारनामा पुष्कर ने किया था, मगर पुष्कर को मालूम था कि यह उसका नहीं बल्कि उसी बाबा की करामात है जो उसे अपने अंदर दिखाई दिए थे। उफ, उन बाबा का चेहरा और वो सांप कितने डरावने थे। वो कौन है? यही बातें सोचते हुए पुष्कर चक्रधर के रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया और सड़क पर चलते हुए आगे बढ़ गया। उसने पलटकर श्रावणी को भी नहीं देखा था। उधर कॉम्प्लेक्स के अंदर बूढ़े आदमी के परिवार के लोग पहुंच चुके थे। कॉम्प्लेक्स के बाहर गाड़ियों की लाइन लग चुकी थी और उनके अंदर से बूढ़े आदमी के परिवार के लोग और बहुत से बॉडीगार्ड्स भी बाहर निकलकर तेजी से अंदर की ओर भाग रहे थे। चक्रधर और उसके साथी डरे सहमे से एक कोने में खड़े हुए थे। तभी चक्रधर को सामने एक लंबा चौड़ा आदमी दिखाई दिया जिसने महंगा सूट पहना हुआ था और उसकी महंगी घड़ी दूर से ही चमक रही थी। चक्रधर उस आदमी को पहचानता था।
वो तेजी से आगे बढ़ते हुए उस आदमी के नजदीक पहुंच गया और सिर झुकाकर उसका अभिवादन करते हुए बोला, सर आप यहां? चक्रधर की आवाज में डर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। वो कहां है? मिस्टर सिंघानिया ने चक्रधर से पूछा। कौन सर? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? चक्रधर ने डरते हुए सिंघानिया से पूछा। लेकिन जितनी जल्दी चक्रधर ने अपनी बात खत्म की थी उतनी ही तेजी से उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ चुका था। थप्पड़ के बाद चक्रधर की हिम्मत नहीं थी कि वो उसके आगे मिस्टर सिंघानिया से कोई और सवाल पूछ सके। और हां, थप्पड़ पड़ते ही चक्रधर को यह भी समझ आ गया था कि मिस्टर सिंघानिया किसके बारे में पूछ रहे हैं। इसलिए उसने उस कैबिन की ओर इशारा किया जहां वो बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी मौजूद थे। मिस्टर आनंद महेंद्रू, अब कैसी तबीयत है मिसेस महेंद्रू की? सिंघानिया ने कैबिन में पहुंचते ही सामने बैठे हुए बूढ़े आदमी से पूछा। ओह गॉड, क्या ये बूढ़ा कपल मिस्टर एंड मिसेस महेंद्रू है? सिंघानिया की बात सुनते ही चक्रधर और उसके साथियों के होश उड़ गए थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस समय उनके रेस्टोरेंट में शहर के इतने बड़े रईस और उनकी पत्नी मौजूद थे। और अभी अभी जिस बूढ़ी औरत की जान पुष्कर ने बचाई थी वो और कोई नहीं बल्कि मिसेस महेंद्रू थी। तभी अचानक एक और सूट बूट पहने हुए मध्यम उम्र का आदमी, जिसके साथ एक बहुत ही सुंदर लड़की भी थी, वो सभी तेजी से उस कैबिन की ओर दौड़ते हुए आए। रेस्टोरेंट के अंदर लोगों का तांता लग चुका था। बहुत से बॉडीगार्ड जो कि ब्लैक सूट में थे वो सभी रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके थे। उधर पुष्कर सड़क के रास्ते चलते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच चुका था जहां एक शांत झील थी और लोगों का आना जाना ना के बराबर था। पुष्कर को अभी भी धुंधली सी अघोरी बाबा की शक्ल याद आ रही थी जो उसने कुछ ही समय पहले बूढ़ी औरत को ठीक करते समय देखी थी। और उसके द्वारा बोला जा रहा ओम मंत्र का जाप अभी तक पुष्कर के कानों में गूंज रहा था। यह मंत्र और जाप ठीक वैसा ही था जैसे कभी बचपन में पुष्कर को उसकी मां ने सिखाया था। पुष्कर झील के किनारे शांति से बैठ गया और फिर जैसे ही उसने आंखें बंद की तो फिर से उसे वही काले और नीले रंग के जहरीले सांप दिखाई देने लगे थे। पुष्कर ने ध्यान लगाना शुरू करते ही ओम का उच्चारण शुरू कर दिया था। जब भी तुम्हें कुछ समझ ना आए और जिंदगी में बहुत सी उलझनों ने तुम्हें घेर लिया हो तो शांति से बैठकर ओम के जाप के साथ महादेव को याद करना। देखना महादेव तुम्हारी जरूर रक्षा करेंगे और तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। मां की दी हुई सीख पुष्कर के कानों में गूंज रही थी और उसी का पालन करते हुए पुष्कर ने इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए ही ध्यान में बैठकर ओम का जाप करना शुरू कर दिया था। पुष्कर का मन अंदर ही अंदर डूबने लगा था और उसे अपने अंदर जोरों से ओम की ध्वनि सुनाई देने लगी थी। उधर रेस्टोरेंट के अंदर मिस्टर महेंद्रू का परिवार उन्हें देखते ही बेचैन हो गया था। दादाजी, दादाजी, एक खूबसूरत लड़की चिल्लाते हुए आगे बढ़ी। मां, पिताजी, आप दोनों ठीक तो हैं? उस आदमी ने बूढ़े आदमी और उनकी पत्नी से कहा। आनंद महेंद्रू के परिवार के साथ उनके पारिवारिक डॉक्टर मिस्टर सत्यजीत भी आए हुए थे। मिस्टर और मिसेस महेंद्रू दोनों कुर्सी पर शांति से बैठ चुके थे। ओह, हमारी प्यारी पोती मिहिका भी हमसे मिलने के लिए आई है। मिस्टर महेंद्रू ने मिहिका के गाल पर हाथ रखते हुए कहा। डॉक्टर सत्यजीत, प्लीज देखिए ना, मेरी दादी को क्या हुआ है? मिहिका की आंखों में आंसू थे और वो डॉक्टर सत्यजीत से आग्रह करते हुए बोली थी, अरे तुम क्यों चिंता करती हो, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। दादी ने मिहिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मिहिका की आंखें लाल थी और वो काफी डरी हुई भी लग रही थी। उसने सुबकते हुए अपने दादाजी से कहा, दादाजी, आप जब भी दादाजी के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो कभी भी किसी को साथ लेकर नहीं जाते हैं और फिर ऐसी जगह आते हैं जहां के बारे में हमें कुछ पता ही ना हो। आनंद महेंद्रू ने कहा, अरे मैं और तुम्हारी दादी यही नॉर्थ कैंपस के कॉलेज के पढ़े हुए हैं और यहाँ की गलियों में हम छुप छुप कर मिला करते थे। इसीलिए अक्सर जब भी पुरानी यादें ताजा करनी होती हैं तो यहीं पर डेट मारने आ जाते हैं। ये कहते हुए मिस्टर आनंद महेंद्रू बहुत तेजी से हंसने लगे। तभी मिस्टर सिंघानिया ने हंसते हुए कहा, मिस्टर महेंद्रू, आप जब भी दोबारा जगह पर आए तो कृपया एक बार मुझे जरूर फोन कर दें। मैं यहां आपके लिए सब इंतजाम भी कर दूंगा। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। लेकिन वो लड़का पुष्कर कहां गया? अगर वो आज ना होता तो तुम्हारी दादी जिंदा नहीं बचती मिहिका, दादाजी ने कहा। मिस्टर महेंद्रू की बात सुनते ही सभी लोग इसे उनका आदेश समझकर पुष्कर को इधर उधर खोजने लगे, लेकिन वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। जब उन्होंने
सीसीटीवी कैमरों में देखा तो उन्हें पता चला कि पुष्कर तो पहले ही बाहर जा चुका है। अरे ये कैसा लड़का है, इतना बड़ा काम करने के बाद भी बिना इनाम के ही चला गया, मिस्टर महेंद्रू ने कहा। उधर झील के किनारे पुष्कर ओम का जाप करता हुआ शून्य की स्थिति में जा चुका था। अचानक ही पुष्कर को चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा। ठंडी ठंडी सर्द हवाएं चल रही थी और तभी उसे एक ऊंचे बर्फीले पर्वत पर बैठा हुआ वही अघोरी दिखाई दिया, जो उसे बूढ़ी औरत को ठीक करते हुए दिखाई दिया था। उसके चारों ओर भयंकर काले और नीले रंग के सैकड़ों सांप दिखाई दे रहे थे, जो समय समय पर फुंकार मार रहे थे। अघोरी की आंखें बंद थी और वो बेहद ही सटीक और साफ आवाज में ओम का जाप कर रहा था। उसके काले काले लंबे बाल जटाओं की तरह आपस में उलझे हुए थे और उसके गले में रुद्राक्ष की बड़ी सी माला पुष्कर को साफ साफ दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे पुष्कर अपने मन में अंदर की ओर झांकते हुए आगे बढ़ने लगा था। उसका अंतर्मन साफ साफ देख सकता था कि बर्फीले पर्वत पर बैठे उस अघोरी जैसे बाबा के गले में एक बहुत बड़ी नरमुन की माला भी थी और उसका चेहरा दाढ़ी और मूंछों के बालों से ढका हुआ था। उसके माथे पर त्रिपुंड बना हुआ था और उसके माथे से ऐसा तेज निकल रहा था जैसे सूरज की रोशनी हो। पुष्कर धीरे धीरे उसे नजदीक से देखने के लिए आगे बढ़ रहा था। फिर अचानक ही उस बूढ़े अघोरी की आंखें खुल गई, जो खून की तरह सुर्ख लाल थी। उसकी लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें देखकर पुष्कर बुरी तरह डर गया और उसका ध्यान टूट गया। सुबह हो चुकी थी। पुष्कर ने अपने शरीर की धूल हटाने के लिए जल्दी से कपड़े उतारे और सामने झील में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद जब पुष्कर अच्छे से नहा चुका था तो वो झील से बाहर निकल आया और जैसे ही पुष्कर किनारे पर आकर अपने कपड़े पहनने वाला था, तभी उसे झील के सामने से जाने वाली सड़क पर एक लड़की दिखाई दी। पुष्कर ने ध्यान से देखा तो वो लड़की उसी की ओर देख रही थी। उस लड़की को देखकर पुष्कर एक बार के लिए चौंक गया था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई इस तरह की सुनसान जगह पर भी आ सकता है। पुष्कर ने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और वो धीरे धीरे उस लड़की की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे एक तेज कार की आवाज सुनाई दी और उसके बाद एक गोली की आवाज, जिसे सुनते ही पुष्कर के पांव जहां थे वहीं के वहीं रुक गए। क्या पुष्कर उस लड़की को बचा पाएगा? कौन था वो आदमी जिसने उस लड़की पर गोली चलाई थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। गोली लड़की की कमर में लग गई थी। उसने भागने की कोशिश की थी, मगर ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकी और गिर गई। ये कोई नॉर्मल लड़की तो नहीं हो सकती, पुष्कर ने कहा। पुष्कर ने देखा था कि गोली लगने के बाद भी वो लड़की कुछ दूर तक भागती हुई गई थी और वो चिल्लाई तो बिल्कुल भी नहीं, उल्टी वो गाड़ी के पीछे भागने लगी थी। लेकिन तभी पुष्कर ने देखा कि जिस गाड़ी के ड्राइवर ने उस लड़की को गोली मारी है, वो लड़की को नीचे गिरा हुआ देखकर रुक गया है। उस गाड़ी में से एक आदमी निकल कर आया और उसने लड़की को उठाकर अपनी गाड़ी में डाल दिया। आगे बढ़ो, इंतजार किस बात का है? अचानक ही पुष्कर के कान के पास से आवाज आई। पुष्कर ने देखा कि उसके कंधे पर बैठा हुआ काला सांप उसे ही देख रहा है। तुम फिर आ गए, आखिर कौन हो तुम? वो सांप को देखते ही पुष्कर की हवाइयां उड़ गई थी। ये परिचय देने का समय है, पहले हमें उस लड़की की जान बचानी होगी। उस काले सांप ने कहा। नहीं, हम उस लड़की की जान क्यों बचाएंगे? तभी पुष्कर के कानों में दूसरी आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो उसके दूसरे कंधे पर दूसरा नीले रंग का सांप। पुष्कर हक्का बक्का रह गया था। वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि ये दोनों सांप उसके कंधों पर क्यों बैठे थे और अचानक ही उस लड़की के लिए क्यों लड़ रहे थे। आप दोनों कौन हैं और मेरे कंधों पर क्यों बैठे हो? पुष्कर ने डरते हुए पूछा। तुम्हारे सवालों का जवाब देना हमारा काम नहीं है। इस समय जो मैं कह रहा हूं चुपचाप वो करो। काले सांप ने फुंकार मारते हुए कहा। लेकिन आप दोनों हैं कौन और क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है, पुष्कर ने डरते हुए कहा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए काफी हैं। काले सांप ने कहा। अरे वो तो इधर ही देख रहा है। तभी नीले सांप ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और अगले ही पल पुष्कर ने सामने की ओर देखा कि उस आदमी ने अपनी बंदूक का मुंह पुष्कर की ओर करके गोली दाग दी है। मगर इससे पहले कि वो गोली पुष्कर को छू पाती, पुष्कर एक और हवा में उड़ गया और उस गोली के रास्ते से
हट गया। पुष्कर हवा में कलाबाजी खाकर वापस जमीन पर आ चुका था और जैसे ही उसने पांव फिर से जमीन पर रखे, पुष्कर ने तेजी से एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और पूरी जान लगाकर तेज गति से उस आदमी की ओर फेंक दिया। पुष्कर जानता था कि ये गोली से बचना और हवा में कलाबाजी वो नहीं, बल्कि उसके दोनों कंधों पर बैठे हुए उन सांपों की करतूत थी। अगर सही समय पर उसके सीधे कंधे पर बैठा हुआ काला सांप उसे एक और ना खींचता तो वो गोली से नहीं बच पाता। पत्थर का वो टुकड़ा हवा में गोली से भी तेज रफ्तार से गया और सीधे उस आदमी के माथे में घुस गया। वह पत्थर यही नहीं रुका, बल्कि उस छोटे से पत्थर ने गोली चलाने वाले आदमी के सिर को भेद दिया और उससे पार होकर दूसरी ओर की गाड़ी के शीशे को तोड़ता हुआ पार निकल गया। पुष्कर ने खुद को सामान्य करने के लिए तेजी से कुछ गहरी सांसें ली और फिर वो जल्दी से उस कार की ओर आगे बढ़ा। पुष्कर जानता था कि इस गाड़ी में कैमरा लगा हो सकता है, जिससे कि उसकी तस्वीर इस गाड़ी के मालिक या फिर इस आदमी के बॉस तक जा सकती है। इसीलिए उसे इस गाड़ी के रिकॉर्डिंग डिवाइस को नष्ट करना ही होगा। जैसे ही पुष्कर ने आगे बढ़ते हुए गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला तो एक मासूम सा बदन उसकी ओर गिर गया। ये वो ही लड़की थी जो बेहोश हो चुकी थी। पुष्कर ने उस लड़की के मासूम चेहरे को देखा और पाया कि वो लड़की सचमुच बहुत ही खूबसूरत थी। उस लड़की ने एक सफेद ड्रेस पहनी हुई थी, जैसे कि वो किसी डिनर पार्टी में जा रही हो। उसकी खूबसूरत बाहें और पतली पतली उंगलियां देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पियानो बजाती हो। तभी पुष्कर ने उसकी हथेलियों पर जख्म का निशान देखा, जिससे पुष्कर समझ गया कि उसने जरूर हाथ में खंजर पकड़ा हुआ होगा और उसके हाथ से खून की बूंदें भी नीचे गिर रही थी। पुष्कर ने उस लड़की को संभालते हुए ऊपर की ओर उठाने की कोशिश की और तभी उसकी नजर लड़की के गले से होते हुए नीचे गहराई तक चली गई। नजरों को संभालो, ये कई बार बड़ी मुश्किलों में डाल देती है। तभी उसके सीधे कंधे पर बैठे हुए काले सांप की आवाज पुष्कर के कान में पड़ी और पुष्कर ने अपनी आंखें उस लड़की के सीने से हटा ली। पुष्कर लड़की को उठाकर नीचे लिटाना चाहता था, मगर तभी उस लड़की के एक हाथ ने पुष्कर को कस कर पकड़ लिया और उसके गुलाबी होंठ धीरे से खुले। लड़की ने धीमी आवाज में पुष्कर से कहा, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। पुष्कर ने देखा कि गोली उस लड़की के कंधे के पास फंसी हुई है। पुष्कर ने सामने की ओर से लड़की के कंधे पर उंगली घुमाई और गोली की सही स्थिति को भांप लिया, लेकिन उसकी इस हरकत ने लड़की को दर्द से करहाने पर मजबूर कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि वो लड़की दर्द में चिल्लाती हुई पुष्कर से लिपट गई। उफ, ये क्या है? ये तो बहुत ही गहरा घाव है। इसमें से कितना खून बह रहा है। इसकी तो हड्डी भी साफ नजर आ रही है। पुष्कर ने जैसे ही उस लड़की के कंधे का घाव देखा तो वो बेचैन हो उठा और बोला, इस लड़की को बचाना बहुत जरूरी है। तुम अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। मुझे इसके शरीर से एक गोली निकालनी होगी। पुष्कर को परेशान होता देखकर काले सांप ने कहा, ठीक है। पुष्कर ने कहा और फिर उसने अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। जैसे ही पुष्कर ने अपने हाथों को ढीला छोड़ा तो उसका सीधा हाथ अपने आप उठा और उसकी दो उंगलियां लड़की के कंधे पर गोली से किए हुए घाव में घुस गई और फिर कुछ ही देर में सांप ने पुष्कर की उंगलियां इस्तेमाल करके लड़की के कंधे से गोली बाहर निकाल दी। लेकिन लड़की इस दर्द को सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। इसका बहुत खून बह रहा है। अगर ऐसे इसका खून बहता रहा तो ये मर भी सकती है, पुष्कर ने कहा। उन झाड़ियों की ओर चलो, मुझे उधर कुछ जड़ी बूटियों की महक आ रही है, सांप ने कहा। पुष्कर झील के किनारे पर उगी हुई झाड़ियों की ओर चल पड़ा। झाड़ियों के बीच में पहुंचते ही सांप ने फुंकार मारते हुए चारों ओर देखा और पुष्कर से कहा, वो जो नीले रंग के छोटे छोटे पौधे तुम्हें उस पत्थर के चारों ओर दिखाई पड़ रहे हैं, उन्हें उखाड़ लो। काले सांप के कहते ही पुष्कर आगे बढ़ा और उसने वो नीली पत्तियों वाले पौधे उखाड़ लिए और फिर वो वापस उसी लड़की के पास आ गया। इन्हें रगड़कर इसके घाव पर अच्छे से लगा, इससे खून भी रुक जाएगा और कुछ ही देर में इसे होश भी आ जाएगा, काले सांप ने कहा। ये सभी काम करने के बाद पुष्कर तेजी से गाड़ी में घुसा और उसके अंदर से कैमरा और उसकी रिकॉर्डिंग नष्ट कर दी। जब पुष्कर वापस से लड़की के पास पहुंचा तो उसने देखा कि लड़की ने करवट ली है, लेकिन उसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली। पुष्कर कुछ देर तक उसके चेहरे को देखता ही रह गया। वो सचमुच बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अचानक ही उस लड़की की आंखें खुल गईं
और उसने पुष्कर को अपने सामने देखते ही उससे पूछा, थैंक्स, लेकिन क्या मैं जान सकती हूं कि आप कौन हैं? इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। मैंने तुम्हारी जान बचा दी है, अब मुझे जाना है। होप वी विल नेवर मीट अगेन। ये कहते हुए पुष्कर लड़की को उसी स्थिति में छोड़कर वहां से चल पड़ा, क्योंकि वो किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। पुष्कर वापस शहर में आ चुका था और इस समय वो बहुत भूखा था, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में पहुंच गया जो उसके कॉलेज के बाहर ही था। रेस्टोरेंट में बैठते ही पुष्कर ने सामने खड़े हुए वेटर को बुलाया और उसे खाने का ऑर्डर दे दिया और फिर वो उन्हीं बाबा और सांपों के बारे में सोचने लगा। पुष्कर की भूख पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसके अंदर वो अकेला नहीं था। वो दृश्य अभी तक पुष्कर की आंखों के सामने घूम रहा था। वो बर्फीले ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके ऊपर शांति से बैठे हुए वो अघोरी बाबा। पुष्कर अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी एक दुबली पतली सी लड़की उसके सामने आकर बैठ गई और इतने में ही उसका दिया हुआ ऑर्डर भी वेटर ने लाकर टेबल पर रख दिया। पुष्कर अपने सामने रखे हुए खाने को देख ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक पतली सी मधुर आवाज पड़ी, ओह डार्लिंग, आप भी ना पता नहीं इतना कम क्यों खाने लगे हो? ये देखो, यहाँ की स्पेशल डिश रसमलाई तो आपने ली ही नहीं। पुष्कर ने उस लड़की की आवाज सुनते ही उसकी ओर घूर कर देखा। पुष्कर ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, और अगर देखा भी था तो उस समय उसे बिल्कुल भी उसकी शक्ल याद नहीं आ रही थी। लेकिन वो लड़की ऐसे बर्ताव कर रही थी कि जैसे वो उसका हस्बैंड हो। उस लड़की ने सफेद चमकदार ड्रेस पहनी हुई थी और उसके मासूम चेहरे पर वो बड़ी बड़ी आंखें। उन्हें देखकर तो पुष्कर देखता ही रह गया था। सचमुच ऐसी अप्सरा जैसी खूबसूरती का पति कौन मर्द नहीं बनना चाहेगा। तभी सामने बैठी उस लड़की, जिसका नाम शिखा था, ने अपने दांतों से निचले होंठ को काटा और आंख मारते हुए पुष्कर की प्लेट में रसमलाई का कुछ हिस्सा डाल दिया। लेकिन पुष्कर अभी तक उसे समझ नहीं पाया था। माय डार्लिंग हस्बैंड, खाइए ना, अगर आप अच्छे से नहीं खाएंगे तो सचमुच मेरा दिल टूट जाएगा। शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? पुष्कर ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा। लेकिन पुष्कर ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि उससे पहले ही शिखा ने चम्मच भरकर उसके मुंह में रसमलाई डाल दी। शिखा, ये लड़का कौन है? तभी वहां पर 3 लोग आ गए और शिखा को पुष्कर को इस तरह से खाना खिलाते हुए देखकर उससे पूछने लगे। कार्तिक, जिसने शिखा से पूछा था, वो बेहद गुस्से में लग रहा था, यहां तक कि उसने अंदर आते समय हाथ में बियर की बोतल भी पकड़ी हुई थी। भाभी, क्या मेरा बड़ा भाई नितिन तुम्हारे लिए काफी नहीं है, जो तुम्हें चिलगोजे की भी जरूरत पड़ गई? कार्तिक ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा। कार्तिक की बात सुनते ही शिखा ने पुष्कर के मुंह में डाली हुई चम्मच बाहर निकाली और गुस्से में उसकी ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं तुम्हारी कोई भाभी भाभी नहीं हूं, पर तुम्हारे कान की तरह तुम्हारा दिमाग भी छोटा है, इसलिए शायद तुम्हें सीधी सीधी बातें समझ नहीं आती। अब ध्यान से इन्हें देख लो, यही मेरे बॉयफ्रेंड हैं और मैं दिल से इन्हें अपना पति मान चुकी हूं, इसीलिए अब अपनी कबूतर ऐसी शक्ल लेकर यहां से गायब हो जाओ। सॉरी, उड़ जाओ। शिखा ने हाथों से उड़ने जैसा इशारा करते हुए कार्तिक का मजाक उड़ाते हुए कहा था। क्या ये सब कुछ तुम इस कल के लौंडे की वजह से बोल रही हो? अगर मैंने गलती से भी इसके जबड़े पर एक जड़ दिया ना, तो ये यहीं अपनी पैंट गीली कर देगा। कार्तिक ने पुष्कर की ओर देखते हुए कहा। कार्तिक की धमकी भरी बात से भी पुष्कर को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसे तो उल्टा ये सोचकर हंसी आ रही थी कि ये लड़की उसे एक शील्ड की तरह यूज कर रही थी। तुम उसे क्यों धमकी दे रहे हो? जब मैं तुम्हारे भाई को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूं तो इसका मतलब मैं उसे पसंद नहीं करती हूं। क्या इतनी सी बात तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है? शिखा को गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने तेज आवाज में कार्तिक को डांटते हुए कहा था। इस बार पुष्कर ने भी कार्तिक की ओर देखा और उसकी अगरबत्ती जैसी पतली पतली बाजुओं को देखकर अचानक ही पुष्कर को हंसी आ गई। फिर पुष्कर का ध्यान उस बियर की बोतल की ओर गया जो कार्तिक के हाथ में थी। बेटा, जब शक्ल लेब्राडोर जैसी हो तो पिटबुल जैसी बातें नहीं किया करते। ओह, तो तुम इस बोतल की वजह से हीरो बन रहे हो? क्या सचमुच इससे तुम मेरा सर फोड़ सकते हो? इतना कहते ही पुष्कर ने उस बोतल को कसकर पकड़ा और एक झटके में ही तेज आवाज के साथ जोर से दबाते हुए पुष्कर ने उस बोतल को अपने एक हाथ से ही तोड़ दिया। क्या कार्तिक पुष्कर को ढूंढने के लिए आएगा? काला सांप जंगल में मिली उस अनजान लड़की को क्यों बचाना चाहता था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बोतल के कांच फर्श पर गिर पड़े और तेज आवाज हुई। ये देखते ही कार्तिक और उसके साथ आए हुए उसके दोनों दोस्त दो कदम पीछे हट गए। जिस लड़के को वो एक कमजोर लौंडा समझ रहे थे, वो तो फाइटर निकला।
लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, पुष्कर ने बोतल के वो कांच के टुकड़े फर्श से उठाए और उन्हें हाथ से मसलकर पाउडर बनाते हुए अपने सामने की टेबल पर रगड़ दिया। अबे गधों, जाओगे या तुम्हारा भी पाउडर बना दूं? पुष्कर ने कार्तिक और उसके दोस्तों से कहा। उन तीनों की आंखें ऐसे फटी हुई थी जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्होंने आज तक किसी को एक हाथ से बियर की बोतल को तोड़कर उसका पाउडर बनाते हुए नहीं देखा था। अगर और थोड़ी भी देर हम यहां रुके तो फिर हड्डियों के डॉक्टर के यहां मिलेंगे। दूसरे लड़के ने कहा। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूं। कार्तिक ने किसी तरह हिम्मत बांधते हुए कहा। क्यों बताऊं मैं अपना नाम? पुष्कर अपने अंदर की आवाज को सुन सकता था। यह उसी काले सांप की आवाज थी जो उसके अंदर था। तुम्हारे लिए अब इतना ही काफी है कि मैं इस लड़की का हस्बैंड हूं। पुष्कर ने हंसकर शिखा की ओर इशारा करते हुए कार्तिक की बात का जवाब दिया। शिखा के शरीर में अचानक से कंपकपी छूट गई थी। उसने कभी भी किसी के मुंह से ऐसे शब्द नहीं सुने थे। अचानक ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। शर्माते हुए उसने अपना सिर नीचे कर लिया। तीनों लड़के खिसिया कर रह गए थे। ठीक है, मैं तुम्हें याद रखूंगा और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। कार्तिक ने दांत भींचते हुए पुष्कर से कहा। मेरे पास इतना समय नहीं होता कि तुम जैसे लुकों का यहां बैठकर इंतजार करूं। हिसाब तुम्हें बराबर करना है तो ढूंढना भी तुम्हें ही पड़ेगा। पुष्कर ने उन्हें टकासा जवाब दे दिया था। कार्तिक अब इससे ज्यादा बेइज्जती ना तो बर्दाश्त कर सकता था और ना ही पुष्कर का कुछ बिगाड़ सकता था। इसलिए वो चुपचाप अपने साथियों को लेकर वहां से चल पड़ा। सॉरी, शिखा ने धीमी आवाज में चम्मच मुंह में दबाते हुए पुष्कर से कहा और इसी के साथ उसे ध्यान आया कि जो चम्मच उसने अपने दांतों के बीच दबाई है वही उसने कुछ देर पहले पुष्कर के मुंह में डाली थी। ये ध्यान आते ही शिखा बुरी तरह से शर्मा गई। ओह गॉड, तो क्या ये मेरी पहली किस थी? शिखा ने मन ही मन कहा और फिर हल्के से नजर उठाकर पुष्कर की ओर देखा। लेकिन वो इतना शर्मा रही थी कि ज्यादा देर तक पुष्कर की ओर देख ही नहीं सकी और फिर आहिस्ता से गर्दन झुकाकर बोली, मैं माफी चाहती हूं कि मैंने आपका इस तरह से इस्तेमाल किया। लेकिन शिखा की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि उसे किसी के तेज तेज चलने की आवाज सुनाई दी। शिखा ने सिर उठाकर देखा तो पुष्कर तेजी से उठकर वहां से चल पड़ा था। हेलो मिस्टर, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। शिखा जल्दी से उठी और पुष्कर के पीछे पीछे दौड़ती हुई उसके पास आकर बोली, मैं उन लोगों की बात कभी नहीं सुनता जो मेरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पुष्कर ने चिढ़ते हुए शिखा से कहा। लेकिन मैं उसके लिए माफी मांगती हूं और तुम्हें आज डिनर के लिए इनवाइट करना चाहती हूं। शिखा ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, मुझे अकेले ही खाना पसंद है, पुष्कर ने कहा और फिर आगे की ओर बढ़ गया। पुष्कर का जवाब सुनकर शिखा सन्न रह गई थी। उसने मन ही मन कहा, अरे मुझे आज तक किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया। और तो और लड़के तो मेरे आगे पीछे घूमते हैं और मेरे साथ डिनर पर जाने के लिए मरते हैं। और एक ये लड़का है जिसे मैंने खुद इनवाइट किया, मगर इस लड़के ने तो मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। शिखा चुप हो गई थी। वो भौचक्की सी खड़ी हुई पुष्कर को जाते हुए देख रही थी। ओहो, तुमने मुझे उससे ढंग से बात क्यों नहीं करने दी? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो कितनी सुंदर थी? वो मुझे डेट पर बुला रही थी और तुमने उसे यूं उल्टा सीधा जवाब देकर भड़का दिया। पुष्कर ने अपने अंदर छुपे हुए सांप से झल्लाते हुए कहा, क्योंकि वह लाख कोशिशों के बाद भी उन दोनों सांपों पर काबू नहीं कर पा रहा था और उन्होंने ही शिखा को इस तरह से जवाब देने के लिए पुष्कर को मजबूर किया था। तो क्या हुआ? तुम्हें उसकी नजरों में हीरो भी तो मैंने ही बनाया था। और छोड़ो ये बकवास बातें, अभी तुम्हें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। इन झंझटों से दूर रहोगे तो ही अपना लक्ष्य पा सकोगे। सांप ने कहा। लक्ष्य? कैसा लक्ष्य? मुझे तुम्हारी बात समझ ही नहीं आ रही है। आखिर तुम हो कौन? कभी तो मेरी मदद करते हो और कभी मुझे इस तरह से शर्मिंदा करा देते हो, पुष्कर ने झल्लाते हुए कहा। कहा ना, तुम्हें समय आने पर सब पता चल जाएगा, सांप ने जवाब दिया। लेकिन कब कब बताओगे मुझे? सुनो, हेलो। लेकिन फिर पुष्कर को अपने अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। धीरे धीरे चलते हुए पुष्कर अपने कॉलेज पहुंच चुका था और उसके बाद वो लाइब्रेरी में जाकर बैठ गया। शिखा भी पुष्कर के पीछे पीछे ही कॉलेज की लाइब्रेरी पहुंच गई थी। अरे यार, ये तो यहां भी आ गई। अगर इसने फिर से मुझसे डिनर के लिए कहा तो मैं जल्दी से तैयार हो जाऊंगा। पुष्कर मन ही मन शिखा को देखते हुए यही सोच रहा था। शिखा ने भी पुष्कर को देखा। अरे ये बेवकूफ उल्टी किताब क्यों पकड़कर बैठा है? मुझे तो लगता है सचमुच कोई साइको है। पुष्कर को किताब के पीछे अपना मुंह छिपाए हुए बैठा देखकर शिखा ने मन ही मन सोचा। तभी शिखा के मोबाइल पर एक कॉल आया और वो भागते हुए लाइब्रेरी से बाहर निकल गई।
ओह, तो ये भी इसी कॉलेज की है? चलो फिर तो बहुत अच्छा है, अब तो इससे मुलाकात होती रहेगी। पुष्कर ने शिखा को जाते हुए देखकर कहा, अरे तुम पुष्कर, तुम यहां? तभी पुष्कर को अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। पुष्कर ने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत उसके पीछे खड़ी थी, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की थी। क्या तुम्हें भी पौधे और उनके बारे में पढ़ना पसंद है? मैडम का अजीब सा सवाल सुनकर पुष्कर चौंक गया था। तभी उसकी निगाहें अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब पर गई, जो कि बेहद दुर्लभ पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में थी। जी मैडम, वो मैं बस यूं ही, पुष्कर ने झिझकते हुए कहा। मैडम नहीं, आंटी कहो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं और तुम्हारी मां पुरानी सहेलियां हैं और आज भी बहुत अच्छी दोस्त हैं, इसलिए तुम मुझे सुरभि आंटी ही कहा करो, चाहे कॉलेज में हो या कहीं बाहर। सुरभि ने कहा, लेकिन तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारे कोई भी दोस्त यहां नहीं दिखाई दे रहे हैं? और उर्वी भी, वो भी तुम्हारे साथ नहीं है? सुरभि ने पुष्कर से पूछा। सुरभि उर्वी की मां थी, और क्योंकि उसकी मां और सुरभि बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए पुष्कर ने बहुत सा समय उर्वी के साथ गुजारा था, और इन नजदीकियों के कारण ही पुष्कर उर्वी के प्यार में पड़ गया था। पर उस प्यार का अंत बेहद दर्द भरा था, जिसे पुष्कर कभी भूल नहीं सकता था। लेकिन अब पुष्कर निर्णय ले चुका था कि वो फिर कभी भी उर्वी के पीछे इस कदर दीवाना नहीं होगा, जैसा वो पहले कभी हुआ करता था। ओह गॉड, ये लड़की फिर मुझसे झूठ बोलकर कहीं चली गई। उसने मुझसे कहा था कि वो तुम्हारे साथ है, और देखो तुम यहां अकेले बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, और वो न जाने कहां गायब है। सुरभि ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, उर्वी अपने दोस्तों के साथ ही होगी। पुष्कर उर्वी के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बात बदलने के लिए सुरभि से कहा, क्या आप भी यहां कोई बुक पढ़ने के लिए आई हैं? हाँ, आज मेरी कोई क्लास नहीं है, तो सोचा मैं तुम लोगों की एक्टिविटीज के लिए कोई बुक पढ़ लूं। सुरभि ने कुछ सोचते हुए कहा, ओके, फिर तो जो किताबें आपको चाहिए वो सेकंड या थर्ड फ्लोर पर ही मिलेंगी। पुष्कर ने कहा, ओह रियली? लगता है तुम्हारी मेमोरी काफी अच्छी है पुष्कर। ठीक है, मैं वहीं जाकर देखती हूं। और हां, आज शाम को तुम मेरे घर पर आ जाना, साथ में ही डिनर करेंगे, सुरभि ने कहा। पुष्कर का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसे सुरभि और अपनी मां की दोस्ती के कारण हां करनी पड़ी। शाम हो चली थी और पुष्कर लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। अब उसे उर्वी के घर जाने की तैयारी करनी थी। क्यों, कहां जाने की सोच रहे हैं? तभी उसे अपने सीधे कान में आवाज आई, मैं वो सुरभि आंटी ने बुलाया ना आज, तो वहीं जाऊंगा, पुष्कर ने कहा। भूल गए वो पिटाई और वो बेइज्जती, और फिर भी वहां जाने के लिए हामी भर दी तुमने। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उस लड़की से दोबारा नहीं मिलना चाहिए? कान के पास बैठे हुए सांप ने कहा, मैं कुछ नहीं बोला हूं, लेकिन सुरभि आंटी ने कहा तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया था, पुष्कर ने जवाब दिया। सुरभि आंटी कल कुएं में कूदने के लिए कहेंगी तो वहां भी कूद जाओगे। अरे अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं तुम्हारे अंदर? काले सांप ने कहा, सेल्फ रिस्पेक्ट? सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं होगी? अरे मैं मर्द हूं, एक बार जो ठान लेता हूं तो फिर कदम पीछे नहीं हटाता, पुष्कर ने दांत भींचते हुए कहा। हाँ, वो तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कितने बड़े मर्द होते हैं। लड़की देखी नहीं कि लार टपकनी शुरू हो जाती है तुम्हारी। सांप ने कहा, नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, पुष्कर ने कहा। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही सावधान करना चाहता हूं कि आज अगर तुम वहां गए तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। कैसी मुसीबत? अरे मैं कोई डरपोक नहीं हूं, मैं अपनी परेशानी खुद हैंडल कर सकता हूं, पुष्कर ने आवेश में आकर कहा। मैंने जो ठीक समझा तुम्हें बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। काले सांप ने फिर से कहा और गायब हो गया। मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूं जो छोटी मोटी मुसीबत से डर जाऊंगा? अब तो मैं जरूर जाऊंगा। ओह, 6 बज चुके हैं, अब रूम पर जाने का समय नहीं है, मुझे सीधे ही सुरभि आंटी के घर जाना चाहिए। पुष्कर सीधे सुरभि के घर की ओर चल पड़ा और लगभग आधे घंटे में वो उनके घर पहुंच चुका था। आओ पुष्कर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, डिनर जल्दी ही तैयार होने वाला है। वैसे क्या तुम्हें कुछ स्पेशल खाने का मन है? मैं कुछ और भी तुम्हारे लिए बना सकती हूं। सुरभि ने पुष्कर को बैठने का इशारा करते हुए कहा। थैंक यू सुरभि आंटी, लेकिन मैं खाने के मामले में इतना चूजी नहीं हूं, आप जो भी बनाएंगी मैं खा लूंगा, पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर ठीक है, तुम्हारे अंकल तो काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, इसलिए आज हम तीनों ही डिनर करेंगे, सुरभि ने कहा। अरे नालायक, बाहर आ जा, देख पुष्कर आया है, सुरभि ने जोर से चिल्लाते हुए उर्वी से कहा, जो कि अपने कमरे में बैठी हुई
किसी से फोन पर चैटिंग कर रही थी। अपनी मां की आवाज सुनते ही उर्वी कमरे से बाहर आ गई। उसके बाल खुले हुए थे और उसने डीप नेक टॉप के साथ शॉर्ट पहना हुआ था। कटीले नए नक्श के साथ साथ एक खूबसूरत फिगर होने के कारण उर्वी बहुत ही ज्यादा सेक्सी लगती थी, इसलिए तो पुष्कर उसके प्यार में पागल हो गया था। लेकिन अब उसके अंदर से उर्वी के लिए वो दीवानापन खत्म हो चुका था। पर अभी भी वो अपनी नजरों को उर्वी के खूबसूरत शरीर पर घूमने से रोक नहीं पा रहा था। पुष्कर, तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे घर पर डिनर करने के लिए आ गए हो? उर्वी ने ताना मारते हुए पुष्कर से कहा, जब उसकी मां खाने की तैयारी करने के लिए किचन में जा चुकी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे फोन के अंदर झांकने के बाद मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आने की भी हिम्मत कर सकते हो। दाद देनी पड़ेगी मुझे तुम्हारी बेशर्मी की, और तुम मेरी मां से मेरी शिकायत भी करते हो। उर्वी ने तीखी जुबान में पुष्कर को कोसते हुए कहा। शिकायत? कैसी शिकायत? पुष्कर ने उर्वी से पूछा। अनजान बनने की कोशिश मत करो। आज मेरा अपने दोस्तों के साथ डिनर करने का प्लान था, लेकिन तुमने ही मेरी मम्मी को बताया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, और कमीनों की तरह यहां डिनर का प्लान बना लिया। तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आती भी है या नहीं? कैसे पता चला मेरी मम्मी को कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? उर्वी ने मुंह बनाते हुए पुष्कर को झड़कते हुए कहा, तुम जितना समझती हो मैं उतना बुरा भी नहीं हूं। और हां, वो अयान अच्छा लड़का नहीं है जिसके पीछे तुम दीवानी हुई बैठी हो और मुझसे लड़ रही हो। इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपना ख्याल रखो, पुष्कर ने दबी हुई आवाज में उर्वी को समझाते हुए कहा। पुष्कर जानता था कि अयान एक अमीर घराने से था और अपने पैसे के दम पर ही उसने पहले भी स्कूल की कई लड़कियों को पटाया और फिर उन्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। ऐसी 5 लड़कियां थी जिन्होंने शर्म के कारण स्कूल छोड़ दिया था। उनके पेरेंट्स ने अयान के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की थी, मगर अयान अपनी फैमिली के रसूख के कारण बच गया था। हां, मुझे सबको छोड़कर सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बस तुम ही एक अच्छे इंसान बचे हो। तुम अपने गले में एक बड़ी सी बाल्टी लटकाकर क्यों नहीं चलते? हर इतनी शराफत टपकती है तुम्हारे चेहरे से, उसे इकट्ठा करके तुम बहुत पैसे कमा सकते हो। उर्वी ने चिढ़ते हुए पुष्कर से कहा था। उर्वी और अयान अभी अभी रिलेशनशिप में आ चुके थे, लेकिन उन दोनों ने किसी के सामने इसे कंफर्म नहीं किया था, क्योंकि उर्वी को डर था कि पुष्कर इसके बारे में उसकी मां को बता देगा। अरे, तुम दोनों किस डिस्कशन में लगे हो? चलो, खाना तैयार हो गया है। अचानक ही सुरभि की आवाज उन दोनों के कानों में आई। मम्मी, मुझे भूख नहीं है, मुझे अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जाना है, आप दोनों खा लीजिए। उर्वी ये कहते हुए सोफे से उठकर जाने लगी। तुम इसके साथ भूल कर भी मत जाना। पहली गलती तुम कर चुके हो, अगली गलती तुम्हारी जान ले सकती है। तभी पुष्कर के कान में उसी काले सांप की आवाज आई। कैसी मुसीबत? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? पुष्कर ने कहा। मैं काल को आते हुए देख रहा हूं। मैं हर मौके पर तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये लड़की झूठ बोल रही है, ये शॉपिंग करने नहीं जा रही है। अच्छा होगा तुम कोई बहाना बनाकर यहां से निकल जाओ। काले सांप ने पुष्कर को गहरी आवाज में आगाह करते हुए कहा। कहां जा रही थी उर्वी? क्या उर्वी पुष्कर के खिलाफ कोई साजिश रच रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इस समय कौन सी शॉपिंग करने जाना है? तुम्हें दिखाई नहीं देता बाहर अंधेरा होने वाला है और इस टाइम कितना ट्रैफिक होता है? तुम्हें इस बात का भी ख्याल नहीं है? जो भी लेना है वो कल दिन में लेना। अभी चुपचाप बैठकर खाना खाओ। सुरभि ने उर्वी को डांटते हुए कहा। मम्मी, मुझे जाने दो ना प्लीज, मेरे खास दोस्त का बर्थडे है, मुझे उसके लिए शॉपिंग करने जाना है, वरना मेरे दोस्त मेरी बहुत मजाक उड़ाएंगे। उर्वी ने जिद करते हुए अपनी मां से कहा। ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो 10 बजे से पहले आना होगा और अपने साथ पुष्कर को भी लेकर जाना होगा। और हां, अगर ये लेट होती है तो मैं तुमसे जवाब मांगूंगी। सुरभि ने उर्वी को जिद करते हुए देखकर उन दोनों से कहा। पुष्कर जाना तो नहीं चाहता था और वैसे भी उसे काले नाग ने जाने के लिए मना किया था, मगर सुरभि आंटी के कहने के बाद उसके पास न जाने का कोई बहाना नहीं बचता था। उर्वी के लिए भी यह अच्छा मौका था, इसलिए ना तो उसने खुद ही खाना खाया और ना ही पुष्कर को खाने दिया, और फिर जल्दी से तैयार होकर वो दोनों चल दिए। जैसे ही वो दोनों बाहर निकले, उर्वी ने अपनी दोस्त का फोन लगा दिया। हे रचिता, मैं घर से निकल गई हूं, तुम जल्दी से मुझे पिक कर लो। उर्वी ने फोन रखते ही पुष्कर की ओर देखा और उसके हाथ में पकड़े हुए बैग को देखकर अजीब सा मुंह बना लिया। कुछ ही देर में 4 बड़ी बड़ी गाड़ियां उर्वी की बिल्डिंग के बाहर आकर रुक गई। उर्वी
जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। रचिता जो बहुत ढंग से तैयार होकर आई थी, उसने उर्वी को देखते ही चिल्लाते हुए कहा, अरे उर्वी, ये तेरे साथ मजदूर कौन है? सुहाना जो कि रचिता के साथ ही बैठी हुई थी, उसने पुष्कर को देखकर कहा, ये महाशय आज हमारे साथ ही आ रहे हैं। इनका शुभ नाम श्री श्री पुष्कर श्रीवास्तव है। उर्वी ने पुष्कर की ओर अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा। उसके बोलने के अंदाज से ही रचिता और बाकी लोग जोर जोर से हंसने लगे थे। अरे उर्वी, ये तो वही है ना जिसे तुमने डंप कर दिया था और ये उसके बाद बाथरूम में छुपकर रोने लगा था। रचिता ने जोर से हंसते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं इसके साथ कभी थी ही नहीं, तो इसे डंप कैसे कर सकती हूं? और तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर ये बात अयान को पता चल गई तो फिर मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूंगी? उर्वी ने तेज आवाज में रचिता से कहा। उर्वी के इतना कहते ही दो और लोग अपनी गाड़ी से बाहर आ गए और उन्होंने भी पुष्कर पर तंज कसते हुए कहा, तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है ब्यूटी, क्योंकि तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम ऐसे फटीचर के साथ डेट करोगी। अरे तुम लोग भी बाहर आओ और देखो तो इस कबूतर की शक्ल। मंगल ने अपनी बाकी दोस्तों को भी गाड़ी से बाहर निकालकर आने के लिए कहा। ओ, तो ये है वो। मुझे तो ये आदि मानव के समय का लग रहा है। एक लड़के ने पुष्कर को देखते ही कहा और उसकी बात सुनते ही सभी ठाके मार मार कर हंसने लगे। अरे चलो भी तुम लोग, या आज इसी की क्लास लेते रहोगे? रचिता ने कहा। लेकिन मेरी कार में ऐसे मजदूर के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी कार में सिर्फ कोई ब्यूटी ही बैठ सकती है। दूसरे लड़के ने कहा। और अगर मेरी कार में बैठने से मेरी कार गंदी हो गई तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? एक और लड़के ने कहा। तीनों कारों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि पुष्कर को अपनी कार में बैठाने के लिए राजी हो जाए। पुष्कर भी अब तक बहुत बेइज्जत हो चुका था और उसे उर्वी के साथ ना जाने का मन बना लिया था। ठीक है उर्वी, मुझे भी तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के बीच कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है, इसलिए तुम जा सकती हो, मगर ध्यान रहे कि तुम्हें 10 बजे से पहले लौटना होगा, वरना मुझे तुम्हारी मम्मी को सच बताना होगा। पुष्कर ने उर्वी से कहा। और सुहाना तो जैसे पुष्कर किसी बात का इंतजार कर रही थी। हो, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। गुड बाय मिस्टर मजदूर, सुहाना ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी उर्वी ने चिल्लाते हुए कहा, अगर ये नहीं गया तो मैं भी नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मी इससे फोन करके जरूर पूछेगी, इसलिए इसका हमारे साथ चलना बहुत जरूरी है। हो, तो ये तुम्हारा गेट पास है, रचिता ने कहा। और फिर सभी जोर से हंस पड़े। लेकिन अभी भी कोई आगे बढ़कर पुष्कर को अपनी कार में बिठाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तभी चौथी कार की खिड़की का शीशा नीचे हुआ और उसमें से एक हाथ बाहर निकल कर आया और पुष्कर की ओर इशारा करते हुए अंदर से आवाज आई, ओह माय डार्लिंग हस्बैंड, इट्स यू, कम। उस लड़की की आवाज सुनते ही सभी बुरी तरह से चौंक गए थे। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा थी। डार्लिंग हस्बैंड, सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। रचिता, मंगल और उनके दोस्तों के साथ साथ उर्वी भी बुरी तरह चौंक कर कभी शिखा तो कभी पुष्कर की ओर देख रही थी। शिखा, तुमने इसे हस्बैंड कहकर बुलाया? मंगल ने शिखा से कहा। ओह सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। शिखा ने जल्दी से अपनी जुबान संभालते हुए कहा। दरअसल वो पुष्कर को देखते ही सुबह की बात याद करने लगी थी, इसलिए उसे ध्यान ही नहीं रहा कि इस समय वो कितने लोगों के बीच में है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखते हुए कुछ इशारे किए, क्योंकि उन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि किसी की जुबान इतनी कैसे फिसल सकती है। खैर, पुष्कर जल्दी से शिखा की कार में बैठ गया। उसकी कार में दो और लोग भी बैठे हुए थे जो शिखा को देखकर हंस रहे थे, मगर पुष्कर के आते ही वो चुप हो गए। तो तुम उर्वी को फॉलो कर रहे हो? सॉरी, मैंने तुम्हें उस समय अपनी शील्ड की तरह यूज किया था। शिखा ने हंसते हुए पुष्कर से कहा। नहीं, मैं उसे फॉलो नहीं कर रहा हूं, ये मेरी मजबूरी है। पुष्कर ने धीमी आवाज में शिखा की बात का जवाब दिया। पुष्कर को अभी भी लास्ट वैलेंटाइन का वो दिन याद है जब गुलाब का फूल लेकर वो उर्वी से अपने प्यार का इजहार करने के लिए गया था। लेकिन अब पुष्कर के दिल से उर्वी का वो भूत उतर चुका था। अब फिर से पुष्कर उर्वी के पीछे पागल नहीं होने वाला था। शिखा पुष्कर की आंखें पढ़ सकती थी, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा और गाड़ी का म्यूजिक तेज कर दिया। पुष्कर ने भी उन सभी से अपना ध्यान हटाते हुए अपना ध्यान मोबाइल पर लगा दिया। सभी गाड़ियां चल पड़ी थी। कुछ ही देर में चारों गाड़ियां एक जगह आकर रुक गई थी। पुष्कर ने बाहर आकर देखा तो उसे समझ आ गया कि ये लोग कोई शॉपिंग करने या किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं आए थे, बल्कि ये तो एक रेसिंग ट्रैक था। ये तो एक इलीगल रेसिंग ट्रैक है, पुष्कर ने बुदबुदाते हुए कहा। वहां बहुत से लोग मौजूद थे जो बोन फायर के साथ साथ बियर पी रहे थे और बहुत सी खूबसूरत लड़कियां भी थीं। ओह, तो ये सभी लोग यहाँ अपनी रातों की अय्याशी करने के लिए आए हुए हैं। अमीर लोगों की जिंदगी कुछ ज्यादा ही रंगीन होती। पुष्कर खुद से बातें कर रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी।
पुष्कर ने आसपास मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। कौन है? पुष्कर ने चौंकते हुए कहा। सावधान रहना। यह आवाज पुष्कर के अंदर से ही आ रही थी। लेकिन क्यों? मुझे इन लोगों से क्यों सावधान रहने की जरूरत है? पुष्कर ने काले नाग की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं आज इस रेस में अपनी गाड़ी दौड़ाऊंगा और अगर किसी में हिम्मत है तो वो मेरे साथ शर्त लगा सकता है और इस बहाने मैं कुछ पैसे भी कमा लूंगा। एक चोटी वाले लड़के ने चिल्लाते हुए कहा और फिर वो जोर से हंसा। क्यों बे मजदूर, तुझ में है हिम्मत या सिर्फ लड़कियों के पीछे ही छिपना जानता है? मंगल ने शिखा की ओर देखकर पुष्कर से कहा। पुष्कर जानता था यह जगह गुरुग्राम नेशनल हाईवे के पास है और यहां पुलिस का भी काफी पहरा रहता है, इसलिए वो किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। मंगल, इसमें इतना दम नहीं है, पर अगर ये तैयार होता है तो इसके हिस्से के पैसे मैं दे दूंगा। अगर जीत गया तो कम से कम ढंग के कपड़े तो खरीद लेगा। उन लोगों में से किसी की आवाज आई और सभी लोग ठाके मारकर हंसने लगे। रचिता मंगल के कंधे से सिर लगाकर खड़ी हुई थी और अपना गाल बार बार उसके कंधे से रगड़ रही थी। रचिता को हमेशा डर लगा रहता था क्योंकि मंगल की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि कॉलेज की बहुत सी लड़कियां उस पर लाइन मारा करती, इसलिए भीड़ में रचिता मंगल से इसी तरह से चिपकी रहती थी ताकि सबको उनके रिलेशन के बारे में खबर हो जाए और कोई भी लड़की मंगल के नजदीक आने की कोशिश ना करे। मंगल ने देखा कि पुष्कर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए वो हंसा और बोला, अभी रेस शुरू होने में कुछ समय है, आओ उस ब्रोकर को देखते हैं। वो कुछ नई कार लेकर आया है, वहां कुछ ड्रिंक लेंगे और फिर खेल शुरू होगा। क्या कहा मंगल भाई? तुम्हें कौन सी कार की जरूरत है? तुम्हारे पास तो सभी नए मॉडल पहले ही पहुंच जाते हैं। एक दूसरे लड़के ने कार के बोनट से नीचे छलांग लगाकर कूदते हुए कहा, अगर तुझे चाहिए तो तेरे लिए खरीदूंगा। मंगल ने उस लड़के से कहा। मंगल की बात सुनकर वो लड़का शर्माते हुए मंगल के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही दूरी पर कुछ राउडी जैसे दिखने वाले लड़के शराब पी रहे थे और अपने साथ आई हुई लड़कियों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। सड़क पर तेज चलती हुई कारों की आवाज ने सभी को रोमांचित किया हुआ था। रेस में हिस्सा लेने के लिए बहुत से लड़के आते जा रहे थे और उनमें से बहुत से ऐसे भी थे जिन्हें रेस से नहीं, बस इस समय हाईवे पर होने वाली मटर गश्ती से मतलब था। तभी अचानक पुष्कर का फोन बजने लगा। पुष्कर ने फोन उठाया और दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो मिस्टर, क्या तुम पुष्कर बोल रहे हो? हाँ मैं पुष्कर बोल रहा हूँ, तुम कौन हो? पुष्कर ने जवाब दिया। क्या तुम्हें याद है कि तुमने अभी कुछ समय पहले कमला नगर रेस्टोरेंट में बुजुर्ग महिला की जान बचाई थी? उनके साथ उनके हस्बैंड भी थे। मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ, मेरा नाम प्रभाकर है और मैं तुमसे मिलकर तुम्हारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभाकर ने कहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो बस एक समय की बात थी। पुष्कर ने कहा। मैं जानता हूँ ये शायद तुम्हारे लिए छोटी सी बात है, लेकिन ये मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि तुमने मेरी माँ की जान बचाई है और जब से तुमने मेरी माँ की जान बचाई है तब से उन्हें लगातार उल्टियां हो रही हैं। हमने डॉक्टर्स को दिखाया है पर वो ठीक नहीं हो पा रही हैं, इसलिए क्या तुम एक बार। प्रभाकर कहते कहते रुक गया था। पुष्कर समझ गया था कि प्रभाकर क्या कहना चाहता है, लेकिन उसे यह भी याद था कि ये उसका नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद शक्ति का करिश्मा था और अगर उसे फिर से उस बूढ़ी औरत की मदद करनी है तो उसे उसी नाग शक्ति की मदद लेनी होगी। लेकिन अभी उसे बूढ़ी औरत की मदद तो करनी होगी वरना उनकी हालत गंभीर हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस समय गुरुग्राम हाईवे पर हूं। जब मैं यहां से निकलूंगा तो आपको फोन कर दूंगा, आप किसी जगह मुझे पिक कर लीजिएगा, पुष्कर ने कहा। मंगल और उसके बाकी साथी बियर पीते हुए पुष्कर को बड़े ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उर्वी कुछ अलग ही अंदाज से पुष्कर की ओर घूर रही थी, जैसे कि उसके मन में कोई प्लानिंग चल रही थी और फिर वो अपने फोन की ओर देख रही थी मानो उसे किसी के फोन का इंतजार। फिर अचानक ही पुष्कर को अपने अंदर से बहुत तेज ओम के मंत्र की आवाज सुनाई देने लगी और उसके माथे से पसीने छूटने लगे। काला नाग क्यों पुष्कर को आगाह कर रहा था? क्या पुष्कर उर्वी की चाल समझ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वो फोन पर सचमुच किसी से बात कर रहा है या फिर ऐसे ही बिजी होने का ड्रामा कर रहा है ताकि हम उससे बियर के पैसे ना मांग लें, रचिता ने कहा। इतना मत सोचो उसके बारे में, इसकी इतनी औकात नहीं है कि हम इसके बारे में बात करें। इतना कहकर मंगल फिर से बियर लेने के लिए चला गया। यतिन भाई, रेस का पहला मुकाबला कब चालू होगा? वैसे तुम्हें क्या लगता है आज की रेस में किसका चांस है? मंगल ने बियर का ठेका चलाने वाले लड़के से पूछा। पुष्कर उन सभी से थोड़ा दूर खड़ा था। उसके अंदर से ओम की ध्वनि तेज होती जा रही थी और उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी।
जल्द ही पता चल जाएगा, यतिन ने कहा। आज की रेस का कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत से नए धुरंधर आए हुए हैं। मंगल ने रेस का टिकट रचिता की ओर बढ़ाते हुए कहा, जो उसने यतिन से खरीदा था। बकवास मत करो, रचिता ने मजाक में मंगल के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, क्योंकि उसे मंगल की ड्राइविंग पर पूरा भरोसा था। इस समय रचिता बहुत खूबसूरत लग रही थी और ऊपर से उसने ड्रेस भी कुछ ऐसी पहनी थी जिससे उसके शरीर की बनावट और भी ज्यादा निखर कर बाहर आ रही थी। रचिता की पतली कमर पर चिकोटी काटते हुए मंगल ने कहा, चलो ना थोड़ा घूम कर आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना कोई वीडियो ना बना ले। किसी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। मंगल ने हंसते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। रचिता भी शर्मा गई थी और उसने शर्माते हुए अपना चेहरा मंगल की बाहों में छुपा लिया और फिर वो दोनों गाड़ियों के पीछे की ओर चल पड़े, जहां थोड़ा अंधेरा था और उस ओर कोई मौजूद भी नहीं था। अपनी ही कार में चलते हैं ना, यहां खुले में मुझे थोड़ा सेफ नहीं लग रहा है, रचिता ने धीरे से मंगल के कान में कहा। जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन अंदर जाकर मेरी इच्छा माननी होगी, मंगल ने रचिता के कान पर किस करते हुए कहा। रचिता ने मुस्कुराते हुए मंगल की छाती में अपना सिर छुपा लिया। कुछ ही देर में दोनों पार्किंग में खड़ी हुई मंगल की कार के अंदर पहुंच गए। मंगल ने कार का दरवाजा खोला और दोनों अंदर जाकर बैठ गए। यहां कितना अंधेरा है, रचिता ने बाहर की ओर देखकर कहा। उसी की तो हमें जरूरत है, मंगल ने कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए कहा। रचिता हल्के से मुस्कुराई और तभी मंगल ने उसे खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लिया। अरे यार, तुम थोड़ी सी भी सुनसान जगह मिलते ही इतने उतावले क्यों हो जाते हो? आहिस्ता मंगल। और ये रचिता के आखिरी शब्द थे, क्योंकि उसके बाद मंगल ने अपने होठों से रचिता की जुबान पर ताला लगा दिया था। मंगल इस सुनसान जगह का पूरा फायदा उठाना चाहता था, मगर रचिता भी कुछ कम नहीं थी। दोनों एक दूसरे का भरपूर सहयोग कर रहे थे। मंगल और रचिता एक दूसरे के साथ इस अकेलेपन का पूरा आनंद ले रहे थे। मंगल के हाथ रचिता के शरीर पर कभी ऊपर तो कभी नीचे घूम रहे थे। रचिता की आंखें बंद थी, पर उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। फिर अचानक ही मंगल की एक हरकत से रचिता बेहवास होकर मंगल के गले से चिपट गई। रचिता मंगल की गोद में बैठी हुई थी और उसकी कमर का पिछला हिस्सा कार के स्टीयरिंग पर टिका हुआ था और उसकी आंखें सामने की ओर थी। तभी अचानक रचिता को कुछ एहसास हुआ और उसकी आंखें हल्की सी खुली और आंखें खुलते ही जो उसने देखा, उससे रचिता की बहुत तेजी से चीख ही निकल गई। मंगल भी घबरा गया। क्या हुआ? ये तो हमने पहले भी किया है ना? मंगल ने जल्दी से अपना हाथ निकाल लिया और रचिता से कहा, लेकिन रचिता की आंखें अभी भी फटी हुई थी। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो रहा था और वो कार की पिछली सीट पर ही देखे जा रही थी। फिर मंगल ने भी रचिता की आंखों का पीछा करते हुए गर्दन घुमाई और मुड़कर देखा। तुम कौन हो तुम? और ऐसे गाड़ी में कैसे घुसा है? मंगल ने रचिता को साइड की सीट पर बैठने का इशारा करते हुए कहा और फिर जल्दी से कार का दरवाजा खोल दिया। बाहर निकलो जल्दी, तू गाड़ी में कैसे घुस गया बे? मंगल तेजी से गाड़ी से बाहर निकलकर पीछे गया और पिछले दरवाजे से उस अधेड़ उम्र के आदमी को गले से खींचते हुए बाहर निकाल दिया। इतनी देर में रचिता ने भी अपने कपड़े पहन लिए थे और वो अपना चेहरा साफ करते हुए गाड़ी से बाहर निकल आई। लेकिन वो आदमी रुका नहीं और उसने आगे बढ़ते हुए रचिता का हाथ पकड़कर कहा, थोड़ा सा प्यार मेरे हिस्से में भी डाल दो डार्लिंग। साले कमीने, तेरी इतनी हिम्मत! ये कहते हुए मंगल ने उस आदमी के चेहरे पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया। तूने मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की हिम्मत की? वो आदमी शराबी लग रहा था और ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए मंगल का जोरदार थप्पड़ पड़ते ही वो गाड़ी के ऊपर ही लड़खड़ा कर गिर गया। अरे यार, मार क्यों रहे हो? क्या किसी से प्यार मांगना गुनाह है? उस आदमी ने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा। उसकी बात सुनकर मंगल को और भी तेज गुस्सा आ गया और मंगल ने उस बूढ़े आदमी को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। वो आदमी इतनी ज्यादा शराब पिए हुए था कि वो मंगल से खुद को बचा भी नहीं पा रहा था। और फिर कुछ देर बाद जैसे तैसे वो आदमी वहां से भाग गया। लेकिन मंगल का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने गाड़ी के साइड मिरर से जोर से लात मारी और उसे तोड़ दिया। भाग कर आए कमीने, आज मैं तेरा खून कर दूंगा। बस अब उसे जाने दो मंगल, उसे अपने किए की सजा मिल गई है, तुम शांत हो जाओ। रचिता ने मंगल का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, नहीं रचिता, छोड़ो मुझे, उसने तुम्हें छूने की कोशिश की है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंगल ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं मंगल, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज शांत हो जाओ। रचिता ने मंगल को कसकर पकड़ लिया और उससे लिपट गई। तू साले दो कौड़ी के लौंडे, एक घटिया कैरेक्टरलेस लड़की के लिए तूने मुझ पर हाथ उठाया है?
अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूं। तभी दूर से उस आदमी की आवाज आई, जिसे सुनकर मंगल और रचिता फिर से एक बार के लिए चौंक गए। मंगल ने आगे बढ़कर वो गाड़ी का टूटा हुआ शीशा उठाया और उसकी ओर फेंकते हुए चिल्लाया, अगर सही में मर्द है तो रुक साले, आज मैंने तेरी लाश इसी हाईवे पर दफन ना कर दी तो मेरा नाम भी मंगल नहीं है। लेकिन फिर वो आदमी नहीं रुका और भाग गया। इस बार मंगल ने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि रचिता पहले ही डरी हुई थी और मंगल उसे इस जगह पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। चलो रचिता, अगर ये मुड़कर आया तो फिर आज जिंदा नहीं जाएगा। दोनों वापस से कैंप की ओर चल पड़े, जहां उनके दोस्त मौजूद थे। अपने दोस्तों के बीच में पहुंचकर मंगल ने गुस्से में गाड़ी के बोनेट पर हाथ मारा और दोस्त के हाथ से बियर की बोतल छीनकर एक ही घूंट में पी गया। अरे मंगल, इतनी जल्दी हो गया, तुम तो बड़ी तेज निकले यार। एक लड़के ने रचिता के चेहरे पर आए पसीने को देखकर मंगल को छेड़ते हुए कहा और फिर वहां मौजूद बाकी सब भी जोर से हंसने लगे। नहीं बे चिलगोजे, एक तरह ऐसा ही बददिमाग आदमी रचिता के साथ बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी अच्छे से धुनाई कर दी। अगर वो रुक जाता तो आज उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया होता, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि रचिता ने मुझे रोक लिया। मंगल ने उस लड़के को झड़कते हुए कहा और फिर बियर की बोतल को जमीन पर पटक दिया। ओह, तो आज हमारे हीरो ने हीरोइन की इज्जत बचाई है, तब तो आज मिलन की रात होगी। दूसरे लड़के ने हंसते हुए कहा। सभी लोगों ने मंगल के लिए तालियां बजाई, जिससे मंगल खुद पर थोड़ा गर्व महसूस कर रहा था। इतनी खूबसूरत बंदी लेकर घूमेगा तो लोगों की जीत तो ललचाएगी ना। रचिता आज हॉट ही इतनी लग रही है कि यहां भी बहुत से लड़के उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। अब इसमें उस बेचारे की क्या गलती। एक और लड़के ने मंगल और रचिता पर तंज कसते हुए कहा, लेकिन उसकी बात पर गुस्सा होने की बजाय रचिता ने इतराते हुए अपने बालों को तेजी से पीछे की ओर घुमाया और तनकर खड़ी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी उर्वी भी वहां पर आ गई, जो काफी देर से अपनी सेल्फी लेने में व्यस्त थी। उसने जैसे ही मंगल और रचिता के साथ हुई घटना के बारे में सुना तो उसने रचिता से कहा, वैसे वो आदमी तुम्हें बाद में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जिस गाड़ी में आया था वो बहुत पुराना मॉडल था। आज के समय कोई ऐसी गाड़ी नहीं चलाता जब तक कि वो कोई टिपिकल मिडिल क्लास वाला ना हो। मंगल ने जमीन पर थूकते हुए कहा। मंगल को गाड़ियों की बहुत ज्यादा नॉलेज थी और वो गाड़ी देखकर ही उसका प्राइस बता सकता था। अब मेरे अंदर आग लगी हुई है, जल्दी से रेस शुरू हो जाए और मैं अपना गुस्सा रोड पर उतार सकूं। मंगल ने एक और बियर की बोतल को मुंह से लगाते हुए कहा। रेस के लिए सभी लड़के बहुत तेजी से हूटिंग कर रहे थे। वो बियर पीकर नाचने लगे थे, लेकिन लड़कियां थोड़ी परेशान थी, क्योंकि उनमें से कुछ लड़कियां अपनी गाड़ियां लेकर तो आई थी, पर उन्हें डर था कि कहीं उनकी गाड़ियों पर स्क्रैच ना आ जाए। मेरी गाड़ी पर तो अभी अभी पेंट हुआ है, अगर इस पर स्क्रैच आ गया तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। शिखा ने अपनी गाड़ी पर हाथ फिराते हुए कहा। उर्वी, तुम भी रेस में हिस्सा नहीं लोगी, पुष्कर ने उर्वी से कहा। उसे चिंता थी, क्योंकि रेस में जान का जोखिम था और अगर उर्वी को कुछ हो गया तो वो उसकी मां को क्या जवाब देगा। तो चुप बैठ बे, तो उर्वी का मंगेतर नहीं है कि उस पर अभी से हुक्म चलाएगा। बोलने से पहले अपनी औकात देख लिया कर। पुष्कर की बात सुनते मंगल ने बियर का घूंट भरते हुए कहा। मंगल ठीक कह रहा है, और वैसे भी हम तो तुम्हें बुलाने ही वाले नहीं थे। हम तो सिर्फ उर्वी को अपने साथ लाना चाहते थे। तुम चाहो तो अभी वापस जा सकते हो, और अगर यहां रहना है तो चुप बैठो। रचित ने तभी मंगल का साथ देते हुए कहा। उर्वी, ऐसे बेवकूफ को फिर कभी हमारे साथ मत लेकर आना। इसके पास ना तो कार है और ना ही से किसी ने बुलाया, फिर भी बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर यहां मजे लेने आ गया। रचिता के बोलते ही दो और लड़कों ने पुष्कर पर तंज कसते हुए कहा। तुम बताओ उर्वी, तुम्हें रेस में हिस्सा लेना है या नहीं? मंगल ने तेज आवाज में उर्वी से पूछा। उर्वी कुछ जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि वो तो सिर्फ रेस देखने और रात को हाईवे पर इस माहौल के मजे लेने आई थी। उसे तो वैसे ही तेज गाड़ियों से डर लगता था, लेकिन इस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका रेस में जाना बहुत जरूरी हो गया है, वरना सब समझेंगे कि वो पुष्कर से डर गई है। उर्वी ने पुष्कर की ओर देखा और उसे पुष्कर का चेहरा देखकर मन ही मन बहुत तेज गुस्सा आया। पुष्कर, तुम अभी घर जा सकते हो, मैं अपने आप आ जाऊंगी, तुम्हें मेरा गार्जियन बनने की कोई जरूरत नहीं है। उर्वी ने गुस्से में पुष्कर को झड़कते हुए कहा। ठीक है, आंटी को फोन करके अभी ये बात कह दो, मैं चला जाता हूं। पुष्कर ने जैसे पहले ही भाप लिया था कि उर्वी क्या कहने वाली थी, इसलिए उसने भी तपाक से जवाब दिया। अबे तू अपने आप को समझता क्या है बे? तुझे साथ क्या लाए? तू तो खुद को हमारा बाप समझने लगा। अब तू जैसे कहेगा हमें वैसे ही करना होगा क्या? अब उर्वी से मिलने और उसे अपने साथ ले जाने के लिए हमें तेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी क्या? मंगल ने दांत भींचते हुए कहा था, जैसे वो बस पुष्कर को मारने ही वाला हो। कितना बेशर्म है बे तू। लड़की सामने से तुझे जाने के लिए कह रही है और तू है कि उसे चिपकने के बहाने ढूंढ रहा है।
एक दूसरे लड़के ने पुष्कर से कहा। अब तक पुष्कर को भी आने वाली मुसीबत का एहसास हो चुका था। काले नाग की बात कभी भी सच होने वाली थी, लेकिन वो उर्वी को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। क्या वो आदमी मंगल से बदला लेने आने वाला था? क्या पुष्कर उन सभी को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तुम लोग यहां मजे करने आए हो या सिर्फ इसका मजाक उड़ाने? शिखा ने उन सभी की बात काटते हुए कहा। हालांकि शिखा और पुष्कर बहुत अच्छे दोस्त तो नहीं थे, मगर शिखा से पुष्कर की इतनी बेइज्जती होते देखा नहीं जा रहा था। शिखा की बात सुनने के बाद उर्वी ने भी नजर उठाकर एक पल के लिए पुष्कर के चेहरे की ओर देखा और उसे भी थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि पुष्कर इतनी बेइज्जती होने के बाद भी उसकी मां के कहने पर उसके साथ आया और अभी तक उसके साथ ही है। अगर पुष्कर बाकी लड़कों की तरह थोड़ा अमीर होता तो शायद उर्वी उसे एक मौका जरूर देती। पुष्कर, तुम जा सकते हो, मैं अपनी मम्मी को कॉल कर दूंगी, उर्वी ने पुष्कर से कहा। पुष्कर उठा और जाने लगा, लेकिन तभी उसे कुछ एहसास हुआ और वो एक पल के लिए रुक गया। अबे फिर रुक गया? अब क्या ये लिख कर देगी तभी निकलेगा यहां से? मंगल ने पुष्कर को रुकते हुए देखकर कहा। पुष्कर ने आंख उठाकर देखा तो सामने से 8 से 10 आदमी उन्हीं की ओर आ रहे थे। उनमें से सभी के हाथ में लोहे की रॉड और बाइक की चेन थी। एक दो के हाथ में हॉकी स्टिक भी थी और उनके साथ वो आदमी भी था जिसकी कुछ देर पहले मंगल के साथ लड़ाई हुई थी। चित्रे, ये लौंडा था क्या? उन मुस्टंडों में से एक जिसकी बाजू पर बड़ा सा अजगर का टैटू बना हुआ था, उसने उस आदमी से पूछा जो कि मंगल से पिटाई खा कर गया था। हाँ यही है वो, साला लौंडिया के सामने हीरो बन रहा था। चित्र ने मंगल की ओर इशारा करते हुए कहा। क्यों बे चिलगोजे, हमारे भाई को अकेला देखकर बड़ा मर्द बन रहा था तू? सालो, एक तो गलत तरीके से इकट्ठे होकर रेस करते हो और ऊपर से लड़कियां लाकर छिछोरा गर्दी भी करते हो, हैं? अब मुंह क्यों पीला हो गया तेरा? हो गई तेरी पैंट गीली? उस आदमी ने मंगल की ओर देखकर गुस्से में कहा। मंगल समझ गया था कि आदमी जरूर उसके साथ कुछ गलत करने वाला है और सचमुच उसकी टांगें कांपने लगी थी। उसके कंधे पर कांपते हुए हाथ रचिता के थे जो बेहद डरी हुई थी। उर्वी और बाकी सभी लोग जो अभी तक मंगल के साथ थे वो सभी के सभी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। हालांकि वो सभी लड़के भी अमीर परिवार से थे, मगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन लोगों से लड़ाई कर सके। सबके चेहरे पर भयानक डर दिखाई पड़ रहा था, लेकिन फिर भी मंगल को किसी तरह तो बात संभालनी थी और उन सभी लोगों के सामने अपनी इज्जत भी बचानी थी, खासकर रचिता के सामने। इसलिए उसने मुंह में डर के कारण आई लार को गटकते हुए कहा, तो अगर तुम मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ोगे, उसे छूने की कोशिश करोगे, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? और तुम मुझे अकेला मत समझना, क्योंकि मेरे बस एक कॉल करने भर की देर है, उसके बाद एक कॉल। उस आदमी ने कहा, अबे तू हमारे इलाके में आकर हमें धमकी दे रहा है? तू हमें मारने के लिए फोन करके अपने लोगों को बुलाएगा? अच्छा चल बोला, मैं भी तो देखूं कितने लोग आ जाएंगे तेरे फोन से। चित्र ने मंगल की ओर घूरते हुए कहा। एक पल के लिए चारों ओर पूरी तरह शांति हो गई। सिर्फ एक हल्के से म्यूजिक की धुन सुनाई पड़ रही थी जो ना जाने किसकी गाड़ी में चल रहा था। यतिन जो कि उस ठेके का मालिक था जिसके सामने इस समय सभी लोग इकट्ठा हुए थे, उसने भाप लिया कि लड़ाई शुरू ही होने वाली, इसलिए वो तेजी से भागता हुआ उनकी ओर आया। अरे शिवपाल भाई, क्या बात हो गई? ये लड़का दोस्त है मेरा, यतिन ने उस टैटू वाले आदमी से कहा। यतिन को आते हुए देखकर उन सभी की जान में जान आ गई। ये लौंडा तेरा दोस्त है? देखा तो ये ऐसे रहा है जैसे शहर के कमिश्नर को जेब में लेकर घूमता हो। खैर, आज ये मेरा मामला नहीं है, ये चित्रे भाई डिसाइड करेंगे ये क्या करना है इसका, शिवपाल ने कहा और चित्रे की ओर देखा। शिवपाल के देखते ही चित्रे आगे बढ़ते हुए मंगल के सामने आ गया और इससे पहले कि कोई भी कुछ समझ पाता, उसे तड़ाक से एक जोरदार चाटा मंगल के चेहरे पर चढ़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मंगल उछलते हुए जमीन पर गिर पड़ा और वो गिरते ही उठकर लड़ने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे रोकने के लिए मजबूर कर दिया। और मंगल के ये हाथ पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि शिवपाल था जो चित्रे के आगे आकर खड़ा हो गया था और अब वो मंगल और चित्रे के बीच में था। सब सन्न हो चुके थे, किसी में इस समय इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मंगल की ओर से कुछ भी बोल सके। दोनों लड़कियां उर्वी और रचिता भी बेहद डरी हुई थी।
तभी रचिता ने मंगल का साथ देते हुए कहा, नीच आदमी सुअर, तू जानता नहीं तूने किस पर हाथ उठाया है। तू नहीं जानता इसका बाप कौन है। जब इसके बाप को पता चलेगा तो तेरा क्या हाल होगा। रचिता के ये कहते ही वो सभी लोग जोर जोर का ठाका लाकर हंसने लगे। इसके बाप को बता दियो कि इसको कितना कड़ाकेदार थप्पड़ पड़ा है। तू तो जानती होगी ना इसका बाप कौन है। ये कहकर शिवपाल और उसके सभी साथी जोर जोर से हंसने लगे। तू 2 कौड़ी की लौंडिया, तू अभी जानती नहीं तू कहां खड़ी है और किससे बात कर रही है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो अभी तो बस मैंने तुझे छुआ है, आगे तू अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूं। चित्रे ने जोर से रचिता के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, अरे चित्रे भाई, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो। ये कॉलेज के बच्चे हैं, इन्हें मालूम नहीं किससे कैसे बात करनी है। आप गुस्सा मत होइए, और आज की आप सभी की पार्टी मेरी तरफ से। यतिन ने चित्रे को गुस्से में आते हुए देखकर कहा, वो जानता था कि अगर लड़ाई बढ़ गई तो सबसे पहले उसकी दुकान बंद हो जाएगी, जो रात को गैर कानूनी तरीके से चल रही थी। आज माफी के तौर पर इन लोगों को आप लोगों की दारू का खर्चा देना होगा। यतिन ने यह कहते हुए मंगल की ओर आंख भी मार दी और अपना खर्चा भी बचा लिया। लेकिन चित्रे उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था, क्योंकि उसी गाड़ी का शीशा भी तो टूट गया था। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दारू पी सकूं। तुझे क्या लगता है बे, मैं इनके पैसों की दारू पीऊंगा जो खुद अपने बाप के पैसों पर पल रहे हैं। मेरी जिस गाड़ी का शीशा इसने तोड़ा है वो मैंने अपने पैसों से खरीदी थी और इसे लात मारकर उसका शीशा तोड़ा है। हम इतनी आसानी से इस बात को यही नहीं छोड़ेंगे। इसने चित्रे भाई पर हाथ उठाया है, और वो भी इस लौंडिया के लिए। अगर आज हमने इसे ऐसे ही जाने दिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अच्छा होगा तू इस मामले से दूर है यतिन, शिवपाल ने कहा। और अभी भी इस लड़की के तेवर तो देखो, ये मुझसे माफी मांगने की बजाय उल्टा मुझे धमकी दे रही है, चित्रे ने कहा। भाई क्यों ना इसे गाड़ी में डालकर ले चलें, आज इसकी सारी अकड़ निकाल देंगे। चित्रा के एक साथी ने आहिस्ता से उसके कान में कहा, हाँ यही सही रहेगा, वैसे भी तो ये लोग यहां यही सब करने आते हैं। चलो उठाओ इसे, चित्र ने अपने आदमियों से कहा। साले गैंडे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड को देखकर ऐसी बात करे। अगर एक बाप की औलाद है तो अकेले में लड़ मुझसे। अपने चमचों को बोल तेरी लाश लेकर जाने के लिए तैयार रहें, मंगल ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। अगर तुमने अब कुछ भी हरकत की तो मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी, रचिता ने मौके की नजाकत को देखते हुए कहा। चित्रे की बात यतिन को भी अच्छी नहीं लगी थी। हालांकि ऐसी कई वारदातें हाईवे पर पहले भी हो चुकी थी, लेकिन वो मजबूर और गरीब औरतें थी जिनकी मजबूरी का फायदा उठाना इन लोगों के लिए आसान था। लेकिन इस समय चित्रे जिन लोगों से इस तरह की बदतमीजी कर रहा था वो सभी शहर के बड़े नामी गिरामी खानदान से थे, और अगर इनके साथ कुछ भी उल्टा सीधा हो जाता है तो चित्रे और उसके साथ ही नहीं बल्कि यतिन भी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। चित्रे भाई, ये सही बात नहीं है। अगर आपको कार की वजह से ही परेशानी है तो यहां मेरे पास कई नई मॉडल की कारें हैं, आप उनमें से कोई भी पसंद कर लो। लेकिन ये लोग अभी कॉलेज के बच्चे हैं, आपको इनसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। यतिन ने चित्रे से कहा, तू चुप रह बे, अब तू मुझे बताएगा कि मैं अपना बदला किससे किस तरह से लूंगा। चित्रे ने चिढ़ते हुए कहा, तू अपने काम से मतलब रख यतिन। चित्रे भाई तेजेंद्र भाई के दोस्त हैं और उन्होंने बोला है कि हमें वही करना है जिससे चित्रे भाई के मन को शांति मिल सके। शिवपाल ने भी यतिन को झड़कते हुए कहा। जैसे यतिन ने तेजेंद्र का नाम सुना तो वो घबरा गया और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तेजेंद्र भाई भी यही हैं? हाँ, आज तेजेंद्र भाई ने अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट किया था, चित्र उनमें से ही एक है, शिवपाल ने कहा। शिवपाल की बात सुनते ही यतिन की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसने मंगल और उसके साथियों की ओर घूरा और फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। दरअसल तेजेंद्र इस इलाके का नामी बदमाश था। उसके नाम पर कई मर्डर और लूटपाट के केस थे, मगर फिर भी पुलिस आज तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। इसलिए हाईवे के आसपास के सभी लोग उसके नाम से ही खौफ खाते थे। मंगल भी तेजेंद्र के नाम से वाकिफ था। उसे पता था कि यहां रेस करने के लिए भी तेजेंद्र ही परमिशन देता है। इसलिए जैसे ही उन लोगों को पता चला कि मंगल ने जिस आदमी को मारा है वो तेजेंद्र का दोस्त है, तो उन सभी के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो। तुम हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकते, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है और जल्द ही पुलिस यहां आने वाली है, उर्वी ने डरते हुए मगर तेज आवाज में कहा। अभी तक मुझे सिर्फ एक ही लड़की चाहिए थी जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मगर अब मुझे ये तीनों चाहिए।
चित्र ने दांत भींचते हुए शिखा, उर्वी और रचिता की ओर देखकर बोला। चित्र के कहते ही उसके दो आदमी और शिवपाल आगे बढ़ चुके थे। हालांकि मंगल और उसके साथ दोनों लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने बियर की बोतल उठाकर मंगल और उसके साथियों के सिर पर दे मारी, जिससे वो लोग दर्द से बिलबिलाते हुए जमीन पर गिर गए और चिल्लाने लगे, तू जिंदा नहीं बचेगा, तूने मुझे मारा है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मंगल के ये कहते ही शिवपाल ने दो जोरदार लातें उसके पेट पर दे मारी और लात लगते ही मंगल पेट पकड़कर जमीन पर पड़ा हुआ करहाने लगा। इस समय तीनों लड़कियां और सिर्फ पुष्कर ही था जो कि सही सलामत खड़े थे। शिवपाल और उसके आदमियों ने पुष्कर को अभी तक कुछ नहीं कहा था, क्योंकि एक तो वो चुपचाप खड़ा हुआ था, दूसरे पुष्कर ने कपड़े ही ऐसे पहने हुए थे कि वो ठेके में काम करने वाला वेटर लग रहा था। शिवपाल आगे बढ़ा और उसने उर्वी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। उर्वी के पीछे ही शिखा और रचिता भी खड़ी हुई थी, मगर इस समय वो तीनों बहुत ही बुरी तरह से डरी हुई थी। रुको! तभी एक तेज आवाज आई और शिवपाल का हाथ जहां था वहीं का वहीं रुक गया। शिवपाल और उसके आदमियों ने देखा कि ये उसी लड़के की आवाज थी जिसे अभी तक वे सभी वेटर समझ रहे थे। अबे तू भी इन्हीं के साथ ही है क्या? हमें तो लगा तू यहां पानी पिलाने के लिए आया हुआ है। चल तू भी बता, तेरी क्या समस्या है? शिवपाल ने हंसते हुए कहा। उसने पुष्कर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसकी मजाक उड़ाते हुए कहा था, इस लड़की के साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश मत करो। पुष्कर ने उर्वी की ओर इशारा करते हुए कहा, वरना मैं कह देता हूं कि उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस समय जो भी लोग वहां मौजूद थे वो सब सन्न हो गए थे और जमीन पर पड़े हुए मंगल और उसके साथी भी कुछ समय के लिए अपना दर्द भूल चुके थे। उन्हें लगा कि पुष्कर पागल हो गया या सचमुच इसमें दिमाग की बहुत कमी। क्या पुष्कर चित्र और शिवपाल से लड़ पाएगा? क्या और भी गुंडे पुष्कर से लड़ने के लिए आने वाले थे? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उर्वी के बाद पुष्कर की नजर शिखा पर गई और उसने शिखा की ओर भी इशारा करते हुए कहा, और हां, इस लड़की को भी तुम में से कोई हाथ नहीं लगाएगा। अबे तू कौन है बे? तुझे इन लोगों की हालत नहीं दिखाई दे रही क्या? या तू कोई स्पेशल ब्रांड की भांग पी कर आया हुआ है? चित्र ने गुस्से में पुष्कर को झड़कते हुए कहा, मुझे लगता है कि इसके जीने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो चुकी है, या फिर ये अपनी गरीबी से परेशान होकर आत्महत्या करना चाहता है। वैसे तेरा नाम क्या है बच्चे? शिवपाल ने उर्वी का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा, तुम इस लायक नहीं हो कि मेरा नाम तुम्हें पता चले। पुष्कर ने एक अलग ही अंदाज में कहा और उसकी आवाज पहले से बिल्कुल बदल चुकी थी। वो दिखने में दुबला पतला ही था, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाली आवाज और उसका वो आत्मविश्वास ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ा ही फाइटर बात कर रहा हो। भाई इसकी आंखें देखो और इसकी आवाज ध्यान से सुनो। मुझे तो लगता है कि इसमें किसी की आत्मा आ गई है। अब हमारा यहां रहना ठीक नहीं है। शिवपाल के ठीक पीछे खड़े हुए उसके एक आदमी ने शिवपाल से आहिस्ता से कहा, मुझे लगता है जमुना पार का लौंडा आज ही दफन हो जाएगा। मंगल के पास ही जमीन पर पड़े हुए एक लड़के ने मंगल से कहा। उसके सर पर भी बियर की बोतल फोड़ दी गई थी। हालांकि उर्वी को बहुत अच्छा लगा था जब पुष्कर ने शिवपाल को रोकते हुए उसके लिए आवाज उठाई थी, लेकिन अब उर्वी को भी लगा कि वो बेवकूफी भरी बात कर रहा है। पुष्कर, तुम चुप हो जाओ, पुलिस कुछ ही देर में आने वाली है। अच्छा होगा तुम यहां से भाग जाओ, उर्वी ने कहा। हां, तुम भाग जाओ, शिखा ने भी तेज आवाज में पुष्कर से कहा। लेकिन पुष्कर ने भागने की बजाय अपना एक कदम आगे बढ़ा दिया और अब वो शिवपाल और तीनों लड़कियों के नजदीक आ रहा था। अबे ऐसे अकड़ में किसकी ओर आ रहा है बे? तुझे क्या लगता है यूं आवाज बदलकर बात करेगा तो क्या हम डरकर भाग जाएंगे? वैसे तू चिंता मत कर, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, पर इतनी गारंटी है कि तू अगले कई महीने अस्पताल में जरूर पड़ा रहेगा, शिवपाल ने कहा। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा हूं। मैं भी तुझे जान से नहीं मारूंगा, पर जिंदा रहने के लायक छोड़ूंगा भी नहीं, पुष्कर ने भी उसी अंदाज में कहा। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी और उसके दोनों हाथ पैंट की जेब में थे। पुष्कर गर्दन को थोड़ा झुकाए और सामने की ओर घूरते हुए आगे ही बढ़ता जा रहा था। देखो, मैंने कहा था ना, इसमें किसी की आत्मा आ गई है। देखो उसकी आंखें देखो और चलने का स्टाइल, ये किसी नॉर्मल आदमी की तरह नहीं चल रहा है। शिवपाल के साथी ने फिर से उसके कान में कहा। तड़ाक से उस आदमी के कान पर मारते हुए शिवपाल ने कहा, अबे तू चुप हो जाना बे, कान में मच्छर की तरह भिनभिना रहा है साला, शिवपाल ने उसे झड़कते हुए कहा। और ये कहते ही शिवपाल ने अपनी बाईं ओर खड़े हुए अपने एक आदमी की ओर इशारा किया। अगले ही पल वो तगड़ा आदमी आगे बढ़ा
और उसने एक जोरदार मुक्का पुष्कर की ओर घुमा दिया। एक तेज आवाज के साथ सभी ने देखा कि एक आदमी उड़ता हुआ गया और शराब के काउंटर को तोड़ते हुए दूसरी ओर जा गिरा। सभी ने आंखें बंद कर ली। मंगल और उसके साथ तीनों लड़कियों को भी लगा कि शायद ही पुष्कर अब उठने के काबिल होगा। अरे तूने ये क्या किया कमीने, तू आज जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन ये तो किसी और की आवाज थी। तीनों लड़कियों और मंगल ने धीरे से साथी ने उससे पूछा। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। जब हम इसकी बेइज्जती कर रहे थे तब तो ये शांत था, लग ही नहीं रहा ये वही जमुना पार का लौंडा है। मंगल ने दबी हुई आवाज में कहा। 3 विकेट गिर चुके थे और उनके बाद जो बाकी 2 बचे थे वो पीछे पीछे होते होते गायब हो गए। अब सिर्फ चित्रे और शिवपाल ही बचे थे। शिवपाल ने गहरी सांस ली। वो खुद अखाड़े का पहलवान था और बचपन से ही पहलवानों के साथ था। उसने देखा था कि पहलवानों की किक में कितनी ताकत होती, और तेजेंद्र भी एक पहलवान था जो कि एक ही मुक्के में आदमी की जान ले सकता था। शिवपाल सिर्फ उसी से डरता था। लेकिन इस समय जो उसके सामने खड़ा था वो मात्र 19-20 साल का जवान लड़का था, और उसकी शारीरिक बनावट देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक ही लात में इतने भारी भरकम पहलवान जैसे उसके आदमियों को हवा में उछाल देगा। इस समय शिवपाल को भी लगने लगा था कि जरूर इस लड़के में कोई आत्मा घुसी हुई है, वरना जो उसने किया है वो असंभव है। अचानक ही पुष्कर ने चित्रे की ओर देखा और कहा, तेरी शक्ल से मुझे घिन आ रही है, और तेरे अंदर से किसी मरे हुए जानवर की इतनी तेज महक आ रही है। ऐसा लगता है तू जब से पैदा हुआ है तब से आज तक नहाया ही नहीं है। इतना कहते बिजली की तेजी से पुष्कर की लात घूमी और चित्र के घुटने पर पड़ी, और इसी के साथ चित्र की चीखों ने आसपास के सभी कुत्तों को भौंकने पर मजबूर कर दिया। आह आह आह। चित्र की टांग टूट चुकी थी, और जैसे ही वो झुका तो पुष्कर ने एक और किक उसके मुंह पर दे मारी। चित्र के 4-5 दांत टूटकर उसके मुंह से बाहर आ गिरे, और वो बिलबिलाता हुआ जमीन पर इधर से उधर लोटपोट हो रहा था। शिवपाल बुरी तरह डरा हुआ था। एक कमजोर से दिखने वाले लड़के ने उसके सभी साथियों को कुत्तों की तरह मारा था, और सबसे ज्यादा अचंभे की बात तो यह थी कि अभी तक उसके दोनों हाथ जेब में ही थे। मतलब पुष्कर ने सिर्फ अपने दोनों पैरों से ही इतने तगड़े पहलवानों को मारकर जमीन पर गिरा दिया था। मंगल और उसके बाकी साथी भी पुष्कर को देखकर बुरी तरह से डरे हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इस समय वो जिस पुष्कर को देख रहे हैं वो उसे जानते ही नहीं है। उनमें सबसे ज्यादा पसीने मंगल के ही छूट रहे थे, क्योंकि उसने पुष्कर की सबसे ज्यादा बेइज्जती की थी, और उसे डर लग रहा था कि इन पहलवानों को मारने के बाद पुष्कर कहीं उससे बदला ना लेने लगे। मैंने पुष्कर का ये रूप तो कभी देखा ही नहीं था। मुझे तो लग रहा है मैं इसे जानती ही नहीं हूं। जिस तरीके से पुष्कर लड़ रहा है मुझे तो लगता है कि हमारे कॉलेज का कराटे चैंपियन भी इससे नहीं जीत सकता। उर्वी मन ही मन पुष्कर को देखकर सोच रही थी। उर्वी ही नहीं, शिखा भी पुष्कर की फाइट देखकर बहुत ज्यादा शौक में थी। उसके दिल में जहां पुष्कर के लिए इज्जत बढ़ गई थी, वहीं वो एकटक पुष्कर की ओर देखे जा रही थी। उसका मुंह खुला था जैसे वो कोई जादू देख रही हो। पर इस समय तीनों लड़कियों में सबसे ज्यादा क्यूट शिखा ही लग रही थी। अभी तो मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ रहा हूं, पर अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो ध्यान रखना, तुम लोग इसी हाईवे पर दफन हो जाओगे। पुष्कर ने शिवपाल को जाने का इशारा करते हुए कहा, अच्छा लड़ लेता है तू बच्चे, पर यह मत समझना तू ऐसे ही चला जाएगा। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो थोड़ी देर रुक, मैं तेजेंद्र को बुलाने जा रहा हूं, फिर देखता हूं तू कितना बड़ा फाइटर है। शिवपाल ने पुष्कर से कहा। वो खुद भी डरा हुआ तो था, लेकिन एक 20 साल के लड़के से इस तरह अपने इलाके में डरकर भागना उसे मंजूर नहीं था। अब एक कमीने इंसान, खुद लड़ने की हिम्मत नहीं है और अब अपने चक्कर में उस तेजेंद्र के हाथ पैर भी तुड़वाएगा। चल कोई नहीं, तेरी इतनी इच्छा है तो बुला ले उसे भी, पुष्कर ने हंसते हुए शिवपाल से कहा। शिवपाल ने जैसे तैसे चित्र को खड़ा किया और फिर बाकी लोगों के साथ वहां से चलने में ही भलाई समझी। कोई जरूरत नहीं है रुककर शेर बनने की, इससे पहले कि वे लोग फिर से यहां आधम के। जल्दी से यहां से चलो, शिखा ने आगे बढ़ते हुए पुष्कर से कहा। मंगल और उसके साथी भी लड़खड़ाते हुए खड़े हो गए थे, हालांकि उनके सिर में भी अभी भी तेज दर्द था। जल्दी चलो यहां से, अगर तेजेंद्र यहां आ गया तो हमारा यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा, मंगल ने कहा। मंगल ने पहले भी तेजेंद्र का नाम सुन रखा था, इसलिए वो आने वाले खतरे को भांप सकता था। तुम लोग जा सकते हो, मुझे यहीं पर रुकना होगा, और अगर मैं गया तो वो लोग मुझे डरपोक समझेंगे, पुष्कर ने उन सभी से कहा। ये क्या बकवास है, तुम ज्यादा बहादुर मत बनो, क्या पता इस बार 7-8 की जगह 70-80 आ जाए। ये उनका इलाका है और यहां उनका गांव है,
हमें भागने का मौका मिला है, तो हमें जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाना चाहिए। उर्वी ने पुष्कर को डांटते हुए कहा। मैंने कहा ना, तुम लोग जा सकते हो तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने आज इस सॉल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं किया तो कल फिर ये मुझे या फिर तुम में से किसी को परेशान करेंगे। पुष्कर ने उर्वी से कहा, भाड़ में जाओ, अगर तुम्हें मरने का शौक है तो शौक से मरो। उर्वी ने गुस्से में पुष्कर से कहा, नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है पुष्कर, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। और उर्वी ठीक कह रही है, इस बार ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग बंदूक लेकर आ जाएं। शिखा ने पुष्कर को जिद करते हुए देखकर उसे समझाते हुए कहा, ओहो, तो क्या तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है? पुष्कर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ओह, एक मिनट, पति? ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे वो तो मैंने उस समय उन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपना पति बना लिया था, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। शिखा ने पुष्कर से कहा, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम भी इन सब के साथ यहां से जा सकती हो। पुष्कर ने मुस्कुराते हुए शिखा को जाने का इशारा किया। उर्वी को पुष्कर का यह रवैया समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे समय में मजाक कैसे कर सकता था, लेकिन इस समय वो सभी बहुत डरे हुए थे और उन्हें डर था कि कहीं वे सभी लोग वापस ना आ जाएं। इसलिए सभी पुष्कर को वहीं छोड़कर जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। हालांकि अभी भी कुछ लोग बहुत डरे हुए थे और वो मुड़ मुड़कर पुष्कर को देख रहे थे, लेकिन अब सभी को अपनी जान बचाने की चिंता ज्यादा थी, खासकर लड़कियों को। इसलिए वो लोग पुष्कर से ज्यादा बहस ना करते हुए गाड़ियों में सवार हो गए और चले गए। कुछ ही देर में हाईवे पर कोई नहीं बचा था, शराब का ठेका भी खाली हो गया था, बस वहां पर पुष्कर खड़ा हुआ था। धन्यवाद नाग बाबा, आप ना होते तो आज शायद बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। वो कहते हैं ना, अनर्थ हो जाता अनर्थ, पुष्कर ने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन अभी काल टला नहीं है, आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहो। काले नाग की आवाज पुष्कर के कानों में गूंज रही थी। क्या अभी और भी पहलवान आने वाले थे? क्या उर्वी और पुष्कर में फिर से नजदीकियां बढ़ जाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मुझे तुम्हारे शराबी और नशेड़ी दोस्तों से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन जब बात उन बच्चों की इज्जत पर आई तो मुझसे रहा नहीं गया। पुष्कर के अंदर से काले नाग की आवाज आई, लेकिन नाग बाबा, अभी मुझे लगता है कि वो बहुत सारे लोग होंगे और उनसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा, पुष्कर ने कहा। मैं भी तो यही सोचता हूं कि इन जैसे सारे लोग एक साथ आ जाएं, ताकि मैं सबको एक साथ सबक सिखा सकूं। मैंने तुम्हें इसलिए यहां रोका है, काले सांप ने कहा। कुछ ही देर में बड़ी बड़ी गाड़ियों का एक काफिला वहां आ पहुंचा। मुझे लगता है वो लोग आ गए, पुष्कर ने कहा। आने दो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, काले सांप ने कहा। काफिले में सभी तरह की रेसिंग कार थी, स्पोर्ट्स कार से लेकर कई ऐसी भी कारें थी जिनका पुष्कर को नाम तक नहीं मालूम था। एक के बाद एक कार के दरवाजे खुलते गए और उनके अंदर से 6.5 फुट के लंबे चौड़े पहलवान बाहर निकलने लगे थे। बीच वाली कार बाकी सभी कारों से अलग थी। हालांकि पुष्कर को इस कार के ब्रांड का नाम तो नहीं मालूम था, लेकिन वो बता सकता था यह कार बाकी सभी कारों से बहुत ज्यादा महंगी थी। शिवपाल आगे वाली कार से बाहर निकला और तेजी से दौड़ता हुआ उस कार के पास पहुंच गया और फिर शिवपाल ने उस बड़ी सी कार का दरवाजा खोल दिया। कार के अंदर से एक गठीले बदन का आदमी बाहर निकला, जिसने गले में सोने की मोटी मोटी चैन पहनी हुई थी और उसके हाथ की सभी उंगलियों में चमकदार अंगूठियां थी। गठीला बदन और चौड़ी छाती के साथ आगे बढ़ते हुए उस आदमी के चेहरे पर जो रौब था, उसे देखकर ही लग रहा था कि वो ही पहलवान तेजेंद्र है। यहां मेरे आदमियों के साथ किसने बदतमीजी की है? कौन है वो? तेजेंद्र ने ठेके के बाहर आकर जोर से कहा। तेजेंद्र की बात सुनते ही पुष्कर ठेके से बाहर की ओर चल पड़ा और उसने दरवाजे को जोर से लात मारी। दरवाजे पर लात लगते ही दरवाजा बाहर की ओर उड़ता हुआ आया और भड़ाम की आवाज के साथ उन सभी लोगों के सामने गिर गया। डर के मारे उनमें से कई लोग पीछे हट गए। अबे कौन है ये? लोहे का इतना बड़ा दरवाजा, इसकी एक किक से इतनी दूर आकर गिर गया? उनमें से एक आदमी ने कहा। हाँ, देखने में तो ये सिंगल पसली है और दरवाजा इसने एक ही किक में तोड़ दिया, दूसरे आदमी ने कहा। उन सभी की घूरती हुई आंखों के बीच में पुष्कर आगे बढ़ता हुआ तेजेंद्र के समीप पहुंच गया और गहरी और भारी आवाज में पुष्कर ने कहा, तुम ही तेजेंद्र पहलवान हो? ऐसा लग रहा था कि पुष्कर को तेजेंद्र के साथ आए 20 पहलवानों का कोई डर ही नहीं था। वो तेजेंद्र की ओर घूरता हुआ उससे सिर्फ
4-5 मीटर की दूरी पर जाकर खड़ा हो गया था और सीधे तेजेंद्र की आंखों में देख रहा था। तेजेंद्र के सामने पुष्कर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी भरकम बैल के सामने एक बकरी का बच्चा खड़ा हुआ मिनमिना रहा हो। बच्चे, ये तो मैं मान गया हूं कि कुछ तो तेरे पास है जो तू इतनी उछल कूद कर रहा है, पर तू अपने आसपास देख रहा है कि हम कितने सारे हैं और सब एक से बढ़कर एक पहलवान है। तुझे लगता है कि तू हम सबसे भिड़ पाएगा? तेजेंद्र ने पुष्कर से कहा, मैं भी तुम में से किसी को मारना नहीं चाहता, इसलिए जो आज रात हुआ उसे भूल जाओ और चुपचाप यहां से चले जाओ, इसी में तुम सबकी भलाई है। पुष्कर ने कहा, अबे तू अकल से पैदल है क्या बेटा? तूने आज तक इतना दूध नहीं पिया होगा जितनी हड्डियां तोड़ी है मैंने, समझा? तेजेंद्र ने पुष्कर का मजाक उड़ाते हुए कहा, खैर अगर तू हिसाब बराबर ही करना चाहता है तो सामने जो बाइक खड़ी है इसके साइलेंसर पर अपनी नाक रख दे, अपना हिसाब बराबर हो जाएगा। तेजेंद्र ने पीछे खड़ी हुई बाइक की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस पर उसका एक साथी अभी आया था और इसलिए उसका साइलेंसर गर्म था। पुष्कर इससे पहले कि कुछ कहता तभी उसका फोन बजने लगा। ये उर्वी का फोन था। मेरे पास तेरे साथ बकवास करने का टाइम नहीं है, पुष्कर ने तेजेंद्र से कहा और कहते उसकी छाती में एक मुक्का जड़ दिया। तेजेंद्र के पास बचने का टाइम नहीं था और वो मुक्का लगते ही तेजेंद्र उड़ता हुआ उसी गाड़ी के ऊपर जाकर गिरा जिसमें वो आया था। आवाज इतनी तेज थी कि सभी के पैर कांप गए और गाड़ी का अलार्म साउंड जोर जोर से बजने लगा। हेलो, पुष्कर ने फोन उठाया और उर्वी से कहा, पुष्कर तुम ठीक हो ना? क्या वो लोग आ गए हैं? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना? एक घबराई हुई लड़की की तेज आवाज आई। पुष्कर सन्न रह गया था। उसे यकीन नहीं था कि ये उर्वी के शब्द थे और उसका शक ठीक निकला क्योंकि यह शिखा की आवाज थी जो उर्वी का फोन यूज कर रही थी। लेकिन पुष्कर ने सोचा कि शिखा उर्वी का फोन क्यों यूज कर रही है? यहां सब सही है, तुम्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाना चाहिए, पुष्कर ने कहा। लेकिन तुम्हारे पीछे से बहुत तेज तेज आवाजें आ रही हैं, क्या सब ठीक तो है ना? शिखा ने चिंता जताते हुए कहा। पुष्कर ने सामने निगाह उठाकर देखा तो तेजेंद्र के सभी साथी उसे उठाने में लगे हुए थे। कुछ नहीं है, सब ठीक है, पुष्कर ने कहा। ठीक है, तो तुम जल्दी से आ जाओ। क्या तुम्हारे पास कोई गाड़ी है वापस आने के लिए? शिखा ने पुष्कर से पूछा। मैं मैनेज कर लूंगा, अभी मैं फोन रखता हूं। अगर तुम्हें कोई और बात करनी है तो तुम कल कॉलेज में कर लेना, पुष्कर ने कहा और फोन काट दिया। पुष्कर ने शिखा का फोन इसीलिए काट दिया क्योंकि उसने देख लिया था कि तेजेंद्र को उसके आदमियों ने संभाल लिया था और अब वो पहले से ज्यादा गुस्से में लग रहा था। तेजेंद्र ने एक हाथ अपनी छाती पर रखा और अपनी कमर सीधी की। उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। पुष्कर तेजेंद्र की ओर घूर रहा था और उसका इंतजार कर रहा था कि वो अगले पल क्या करेगा, लेकिन तेजेंद्र आगे नहीं बढ़ा। वो पुष्कर की ओर आने की बजाय अपनी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर ली। पुष्कर को इतनी जल्दी इस फाइट के खत्म होने की उम्मीद नहीं और हुआ भी ठीक। देखो नीचे झांककर, मरा या नहीं, तेजेंद्र ने अपने आदमियों से कहा जो कि उसी की ओर देख रहे थे। उन्हें पता था कि तेजेंद्र तो पहले भी कई लोगों का खून कर चुका है और कई ऐसी वारदातें भी कर चुका है जिनकी वजह से आज भी उसे पुलिस ढूंढ रही है, मगर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। इस समय तेजेंद्र अपना सारा दर्द भूल चुका था जो उसे पुष्कर के मुक्के की वजह से हुआ था। वो ठाके मार मार कर हंस रहा था। वो चाहता तो वापस जा सकता था, मगर ऐसे एक बच्चे के हाथ से मुक्का खाकर वापस चला जाता तो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती और जो खौफ अपने आसपास के इलाके में उसने जमाया था वो सब खत्म हो जाता। इसलिए तेजेंद्र ने सोच लिया था कि अब वो पुष्कर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गाड़ी की रफ्तार तेज थी और कोई भी इससे पहले कि कुछ समझ पाता तेजेंद्र की गाड़ी उससे टकरा चुकी थी। अरे देखा ना, साला अभी तक जिंदा है, या गाड़ी रिवर्स लेकर दोबारा चढ़ाऊं? तेजेंद्र ने हंसते हुए अपने एक साथी से कहा, लेकिन अचानक ही उसकी हंसी अचंभे में बदल गई और उसने पाया कि उसकी गाड़ी सामने से काफी ऊपर तक उड़ गई है। अबे तेरी, कौन है भैया? ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? एक पहलवान ने चिल्लाते हुए कहा। इसने तो गाड़ी को आगे से हवा में उठा लिया। दूसरे पहलवान ने भी आंखें फाड़कर सामने देखते हुए कहा। आगे के दोनों पहिए हवा में थे। इसमें कितनी ही ताकत क्यों ना हो, पर ये ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे साधारण बच्चा नहीं लगता, एक और पहलवान ने डरते हुए कहा। बहुत से पहलवान तेजेंद्र की गाड़ी की ओर दौड़ते हुए यह देखने के लिए आए थे कि पुष्कर मरा है या नहीं, मगर जब उन्होंने देखा कि पुष्कर ने तो टक्कर लगने से पहले ही तेजेंद्र की गाड़ी को आगे से हवा में उठा लिया है
तो वो डर के कारण चुप हो गए। सबके सब बुत बने हुए खड़े थे, किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। ये लोग बहुत तगड़े तगड़े पहलवान थे जो सालों से कुश्ती कर रहे थे और जिंदगी में बहुत से ताकतवर लोगों से लोहा ले चुके थे, मगर ऐसा लड़का उन्होंने कभी नहीं देखा था। मुझे लगता है ये उन लड़कियों का बॉडीगार्ड होगा, एक पहलवान ने कहा। नहीं, कोई बॉडीगार्ड इतना ताकतवर नहीं हो सकता, और उसकी बॉडी देखकर ये कहां से तुझे बॉडीगार्ड लगता है बे? बॉडीगार्ड तो हमारे जैसे पहलवानों को रखा जाता है, ये तो साला मुझे कोई बहरूपिया नजर आता है। दूसरे पहलवान ने कहा। बहरूपिया? वो कैसे? उसी पहलवान ने पूछा। बहरूपिया से मेरा मतलब है कि ये कोई ऐसा लड़का है जो किसी दूसरी तरह की ट्रेनिंग करता है। मैंने सुना है आजकल के लोग खतरनाक ट्रेनिंग करते हैं जिसमें मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरे पहलवान ने उत्तर दिया। क्या सचमुच ऐसा कुछ भी होता है? पहले पहलवान ने कहा। तभी उन दोनों की नजर पुष्कर के हाथों पर पड़ी और उनकी आंखें और भी फैल गईं जब उन्होंने देखा कि पुष्कर ने सिर्फ एक ही हाथ से गाड़ी को उठाया हुआ था, जबकि दूसरा हाथ जिससे उसने फोन पकड़ा हुआ था वो जेब में चला गया था। हालांकि तेजेंद्र पुष्कर को नहीं देख पा रहा था क्योंकि गाड़ी ऊपर उठी हुई थी और वो अंदर बैठा हुआ था, पर इस समय वो पहले से भी ज्यादा डरा हुआ था। अगर तू आज मर जाता है तो मुझे दोष मत दियो। और ये कहते ही तेजेंद्र पूरी जान लगाकर एक्सीलेटर पर खड़ा हो गया, पर उसकी गाड़ी 1 इंच भी आगे ना बढ़ पाई। अचानक ही तेजेंद्र ने गाड़ी रिवर्स की और पीछे जाकर देखा कि पुष्कर उसकी गाड़ी के सामने ज्यों का तो खड़ा हुआ था। वो जरा भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। तभी तेजेंद्र की नजर पुष्कर की आंखों पर पड़ी जो बिल्कुल लाल थी और उसका चेहरा सख्त था। और फिर अचानक ही पुष्कर भागता हुआ आया और उसने एक जोरदार लात तेजेंद्र की गाड़ी के बोनेट पर दे मारी। पुष्कर की लात लगते ही तेजेंद्र की भारी भरकम गाड़ी कई मीटर, पुष्कर ने एक पैर गाड़ी के साइड में रख लिया है जिससे गाड़ी का हिलना बंद हो गया है, और अगर पुष्कर ने अपना पैर हटाया तो गाड़ी सीधा ढलान से नीचे लुढ़क जाएगी। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। तेजेंद्र के साथ आए हुए सभी पहलवान शांत खड़े हुए थे, सबकी सांसें अटकी हुई थी। लगभग 1 मिनट के बाद वहां खड़े लोगों में से एक ने कहा, अरे यार, ये लड़का तो राक्षस है, राक्षस। मुझे नहीं लगता तेजेंद्र पहलवान आज जिंदा बच पाएगा। सब आपस में बातें तो कर रहे थे मगर किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि आगे बढ़कर पुष्कर से लड़ सके और तेजेंद्र पहलवान की मदद कर सके। तभी पुष्कर ने कार के ऊपर से अपना पैर हल्का सा उठाया और उसके पैर के हटाते ही तेजेंद्र की गाड़ी हिलने लगी। तेजेंद्र की आंखों के सामने मौत नाच रही थी। उसके साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ था। खत्म होगा तू आज, पुष्कर की आवाज किसी भयंकर राक्षस की तरह लग रही थी। क्या पुष्कर तेजेंद्र को खत्म कर देगा? शिखा उर्वी का फोन की यूज कर रही थी। जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।